अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। पाकिस्तान, क्या हाल है आप लोगों का? एंड व्हाट ए मैच, व्हाट अ सीरीज ऑफ मैचेस हम कहेंगे। क्या कमाल खेल एक्सपेक्ट कर रहे थे? हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और जिस तरह फ़खर जमान ने सिंगल हैंडेडली ये मैच पाकिस्तान को 400 रन्स का हदफ मिला था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये मैच पाकिस्तान जीत जाएगा। और किस तरह से बाबर आजम ने उनका साथ दिया और फ़खर ने 126 रन्स की इनिंग्स खेली है, 8 चौके 11 छक्के, यानी क्या कमबैक किया फ़खर जमान, ज़बरदस्त फ़खर। अच्छा, सच बात ये, यू आर वेरी राइट कि जब 400 वाला पार्ट हो गया था ना, फिर सारा सबने माइंड बना लिया था कि गए। जुमे को हम लोग जो कह रहे थे ना कि हमें कितने रन से जीतना चाहिए, कितने ओवर्स में जीतना चाहिए, वो सारी कैलकुलेशन जो सारी हो रही थी, तो आई वाज लाइक ओके इट्स ओवर नाउ। लेकिन वही बात किस तरह करेंगे जब हम कुदरत का निज़ाम अगर मगर की बात करते हैं, वाकई हर चीज़ अब पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है और क्रिकेट माहिरीन भी हैरान है और कमाल खेलें। और लेकिन सब ये जहन में रखें कि कल जो भारतीय टीम खेली है, अच्छा दैट नीड्स अनदर चैप्टर टू टॉक अबाउट, क्योंकि इंडिया जो आजकल कर रहा है, मैं कहती हूँ ऑनेस्टली समटाइम्स आई फील कि जब वो बैटिंग करने आते हैं फिर वो एक बड़ा सा एक हदफ देते हैं और फिर बॉलिंग में ऐसा तहस नहस कर देते हैं, वो लिटरली 100 से ज़्यादा क्रॉस करने की इजाज़त नहीं देते अगली टीम को। तो उनको भी हैट्स ऑफ टू द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग विदाउट लूजिंग अ सिंगल मैच। एक होता है कि आपकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट किसकी बेस्ट जा रही है, इनकी सारे एक जगह हैं और इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो माइल्स अहेड है, सो इट नीड्स टू बी सेड। सबको जहन में रखना होगा कि अभी अगर सेमीफाइनल में हम किसी तरीके से पहुंच जाते हैं तो पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया से होना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल बन रहा है और पाकिस्तान या न्यूजीलैंड इंडिया से सेमीफाइनल खेलेगा। तो अच्छा, अब बड़ी दुनिया का कहना है जी वहीं तो बदला लेना है एंड ऑल दैट, लेकिन डू वी इवन वांट टू बी देयर? मतलब एक तरह खौफ ही आ जाता है बिकॉज इंडिया की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली बहुत ज़बरदस्त है और पाकिस्तान जो है वो सारे जो हम क्या कहते हैं जायचे बनाते हैं और ये हो जाए तो वो हो जाए में हम करते चले जा रहे हैं। ये भी एक हैरान कुन बात है। लेकिन हमारी एक अच्छी बात है, जिस तरह उस दिन इंटेंट नजर आया ना फ़खर ने और बाबर ने, खुल के एग्रेशन दिखाया, यही चाहिए। बेशक हार जाते वो मैच कोई फ़र्क ना पड़ता, लेकिन ये ज़बरदस्त तरीके से फ़खर जमान ने, वो कहते हैं ना एग्रेशन, इससे ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता था। और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने जो गुफ्तगू की वो भी हैरान थे कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि 400 का टारगेट और मतलब हम भी नहीं वैसे कोई भी नहीं सोच सकता था कि उस दिन एक्चुअली हुआ क्या, और बारिश का भी कोई लेना देना था। लेकिन अगर बारिश ना भी होती टू बी ऑनेस्ट तो हम एक ज़बरदस्त किस्म के फ्लो में भी थे और एक जज्बा, एक बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ डिफरेंट नज़र आ रही थी एंड वी टेंड टू डू दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ एनी टूर्नामेंट। हो सकता है कि अगर बारिश ना होती तो फ़खर जमान पहले भी डबल सेंचुरी कर चुके हैं 100%। वो जिस तरह द वे ही वाज गोइंग, और आपने वो बता ही दिया कि 11 छक्के उनके, मतलब इमेजिन करें कि एवरी फ्यू बॉल्स और समथिंग वो उनके छक्के भी लग रहे थे, चौके भी लग रहे थे। और बाबर ने बड़ा अच्छा एक वो साथ सप्लीमेंट दिया हुआ था, क्योंकि बाबर कमाल बात नहीं है कि यानी हम में सब टैलेंट है, लेकिन वो पता नहीं क्यों छुपा के रखा हुआ है। वो एग्रेशन पहले मैचेस में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता तो शायद अगर मगर हमारा थोड़ा सा मज़ीद वो नहीं होता हमारी। अगर हम अपनी माओ से पूछें तो उनका तो ये कहना होगा ना मेरे पुत को नज़र लग गई है, तो वो नज़र लग जाती है ना हमें बड़ी जल्दी, तो और हम क्या बहाना डालें, यही होगा कि नज़र लग गई। लेकिन एक बात पर भी हमें ध्यान रखना होगा कि बेशक बैटिंग बहुत अच्छी रही, फ़खर जमान ने अकेले ही बहुत कमाल किया, लेकिन जो बॉलिंग है इस वक्त उस पर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। शाहीन शाह अफरीदी यानी हमारे ओडीआई के नंबर 1 बॉलर हैं, नंबर 1 बॉलिंग अटैक है। 10 ओवर्स में उन्होंने 90 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं किए। वो शाहीन शाह अफरीदी हैं जिनसे पाकिस्तानी टीम एक्सपेक्ट करती है कि ये स्टार्ट में विकेटें लेंगे। हारिस रऊफ वो भी मार खा रहे हैं, 10 ओवर्स में 85 रन। बेसिकली हमारा बॉलिंग अटैक जो कहा जाता है ना, वो अटैक नहीं रहा, तो उस पर दैट नीड्स टू बी वर्कड अपॉन। और हम बिल्कुल वी आर नॉट पुटिंग आवर बॉलर्स डाउन एट ऑल, लेकिन इट हैज़ टू बी सेड कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अंडरवेलमिंग रही है इस पूरे वर्ल्ड कप में ही। उनकी परफॉर्मेंस जो है हर डिपार्टमेंट में ही परफॉर्म करना पड़ेगा, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो। अगर कोई एक भी चीज़ लैक करेगी तो फिर मसला होगा। जैसे कि आई एम सॉरी टू से, लेकिन दोबारा से इंडिया और इंडियन टीम का हमें ज़रा हवाला देना पड़ेगा, बिकॉज वो हर डिपार्टमेंट में
दे आर बेटर देन द रेस्ट एंड ऑफ कोर्स वॉट एवर टीम जो जाएगी फाइनल्स में, और इंडिया के लगता तो यही है ऑब्वियसली है कि इंडिया के खिलाफ ही खेलेगी, तो उनके लिए भी हम दुआएं करेंगे बिकॉज इंडिया इज ऑन अ रोल राइट नाउ। और इंडिया अभी टॉप पर है, और जिस तरह हमने बताया भी है कि एक सेमीफाइनल तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का कंफर्म लग रहा है, और जिस तरह इंडिया का मुकाबला होगा पाकिस्तान या न्यूजीलैंड से, लेकिन अभी अफगानिस्तान भी है। अफगानिस्तान अगर बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है आने वाले मैचेस में। अच्छा, नेक्स्ट मैच जी हमारा होगा पाकिस्तान का विद इंग्लैंड। इंग्लैंड इज एट लिटरली द बॉटम ऑफ द लिस्ट अगर देखा जाए पॉइंट्स टेबल पे, लेकिन हमें फिर भी अपना बेस्ट देना है बिकॉज हमारे लिए भी वी कैन नॉट टेक एनी टीम लाइटली एट द मोमेंट। हम बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँच रहे हैं, अपने आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं नो वी डिजर्व टू बी इन द टॉप, तो लिहाजा हमें जरा और एक और मैच पर हमारी नजर है, न्यूजीलैंड और श्रीलंका का जो मैच होने वाला है, उसमें भी हमें दुआ ये करनी है कि न्यूजीलैंड श्रीलंका से जीत जाए बेशक, लेकिन बहुत बड़े मार्जिन से ना जीते, वरना फिर हमारे लिए मुश्किल होगी। तो ये सिलसिला हमारे लिए मुश्किल, लिटरली जो हम दुआएं करने वाले लोग हैं ना, हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। एक तो हम दुआएं करते रहते हैं, और माशाल्लाह नजर भी आ रहा है ना कि दुआएं लग रही हैं। somehow things happen which comes out in our favor. वैसे ये क्रिकेट की हिस्ट्री में शायद ही रिकॉर्ड्स और स्टैट्स तो होंगे अलग, लेकिन 400 रन्स का टारगेट हो और जवाब में इतनी अच्छी बैटिंग हो और बारिश हो जाए और सब कुछ आपके फेवर में हो जाए, तो ये कम ही होता है। तो पाकिस्तानी टीम के साथ दुआएं हैं को एंड सितारे हिलने पड़ेंगे और पता नहीं क्या क्या होगा, तो हम आगे जाएंगे, वो हो जाता है और हम आगे चले जाते हैं। तो ये भी बड़ी कमाल की बात है। किस कलर में थे उस दिन और कैसे छक्के मार रहे थे, कमाल कर रहे थे वाकिफ, सर फखर से बुलंद कर दिया। मैच इतना मजे का था और इतना देयर सो मच टू टॉक अबाउट इट कि वो उसके बाद फिर इंडिया वाला मैच भी हो। ये हम सैटरडे के मैच की अभी तक बातें कर रहे हैं बिकॉज इट वाज समथिंग जिसके बारे में बात हो। तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं सिकंदर बाग और फैजान लाखानी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हाँ बिल्कुल सिकंदर, आपसे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एक्सप्लेन करें कि ये क्या हुआ सैटरडे को जो हुआ। देखो, जैसा आप लोगों ने अभी कहा कि दुआएं, और वाकई कि एक 400 करने वाली टीम हार गई, 200 करने वाली टीम जीत गई, इसको भी लक कहते हैं एक। और उसमें देखें, मैं इसके क्रेडिट जो है ड्रेसिंग रूम को दूंगा। पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि उनको ये पता था कि डकवर्थ लुइस, पहले तो हमने क्रिटिसाइज किया था कि क्यों बैटिंग कर ली, मगर हमेशा जब भी बारिश होने का चक्कर हो, डीएल मेथड आने वाला हो ना, तो इट्स बेटर, ऑलवेज बेटर टू बैट सेकंड, आपको टारगेट मिल जाता है। यही चीज़ पाकिस्तान के साथ हुई। उन्होंने बहुत अक्लमंदी के साथ उनको एक लिस्ट दे दी कि 20 ओवर के अंदर आपने इतने रन करने हैं तो आप जीत जाएंगे अगर बारिश आ गई। तो उन्होंने उससे ज़्यादा रन कर दिए थे, शायद 120-25 कुछ ऐसा था, और उन्होंने 150 कर दिए थे, और विच वॉज एक्सीलेंट वर्क। और बाकी तो आप लोगों ने कह दिया कि हम लोग सबकी दुआएं, पूरी कौम की दुआएं, 25 करोड़ आवाम सारे क्रिकेट में फंसे हुए होते हैं, सबके दिलों से दुआएं निकली हैं, तो वो आपके सामने। अच्छा सिकंदर, लेकिन फिर तो बाबर की कप्तानी और डिसीजन मेकिंग को भी हम थोड़ा सा क्रेडिट दे दें, बिकॉज काफी क्रिटिसिज्म तो देते ही हैं। वेदर फोरकास्ट में बारिश थी तो पहले जरा लोग सवाल करना स्टार्ट हो गए, भाई आपने बैटिंग को सेकंड क्यों रखा, व्हाई आर यू फीलिंग टू बिगिन विद। तो आई थिंक ये बहुत बड़े मैकेनिज्म था जो उन्होंने अपने दिमाग में एक सोचा था। यू थिंक ऐसा ही हुआ होगा? हुमा देखें, जो लोग क्रिकेट नहीं खेली, जिन्होंने सिर्फ, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो बातें करते हैं, जिन्होंने YouTube चैनल्स बनाए हुए हैं और पता नहीं क्या क्या, उन्होंने कभी जिंदगी में, अगर मेरे सामने आए तो मैं पूछूंगा कभी 50 ओवर का मैच खेला है? किसी ने नहीं खेला। इन लोगों को क्रिकेट का सिर्फ देख के, जैसे मैं स्विमिंग करता हूँ, स्विमिंग पूल पे मैं चला जाऊँ, समंदर में छलांग मार दूँ तो मैं नहीं तैर सकता, तैरना आता है, मगर समंदर ही समंदर होता है, उसके लिए अलग प्रैक्टिस होती है। तो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने कभी नहीं किया, और उन्होंने हर चीज़, मैं आपसे बार बार हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि जब डीएल मेथड हो तो ऑलवेज बैट सेकंड। आपके पास एक टारगेट आता है, आपको पता नहीं होता कि कब बारिश आएगी, कितने ओवर कम होंगे, क्या होगा, और वो चीज़ है। तो इसलिए शुरू में तो हमने भी कहा था, मगर जब डीएल मेथड का आना शुरू हुआ था तो उस वक्त ये चीज़ अच्छी लगने लगी थी। तो हमेशा याद रखें, जब भी डीएल मेथड का चांस हो कि ये डीएल आने वाला है, बारिश का चक्कर है, तो आप ऑलवेज बैट सेकंड, तो वो आपके लिए अच्छा होता है। देखिए, अभी आप लोग बॉलर्स की थोड़ी सी खिंचाई कर रहे थे, मगर आप ये तो देखें कि दूसरी टीम के बॉलर्स के साथ क्या हुआ है, उनके साथ तो हमारे से भी बुरा हुआ है। लेकिन सिर्फ इस मैच में हुआ ना सिकू, हमारे बॉलर्स के साथ तो हर मैच में हो रहा है ऐसा।
नहीं, हर मैच में देखो रिदम पकड़ा हुआ है उसने, शाहीन ने पकड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी पिटाई हो गई, मगर इतना बुरा नहीं है। और आपका जो कहना है कि एक्चुअली जब हमारे जो बॉलिंग के जो स्पिन डिपार्टमेंट है, हमने एक भी स्पिनर नहीं खिलाया। इफ्तिखार इज नॉट अ स्पिनर, ही इज अ स्पिनिंग बैटिंग ऑलराउंडर, जो बैटिंग पहले करता है, स्पिन बाद में करता है, तो ही इज नॉट अ स्पिनर। फैजान, आप भी अगर इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। फैजान, आपने तो मतलब सांस लिया होगा, जरा सुख का और शुक्र का कि वी आर इन अ गुड स्पेस नाउ, वरना तो यू बीइंग आवर रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया तो बड़ा अपॉलोजेटिक ही रहते होंगे, बट नॉट एनी मोर। बिल्कुल हुआ, जब टीम जीतती है और अच्छे अंदाज में जीतती है, कन्विंसिंगली जीतती है, क्लिनिकल परफॉर्मेंस देती है, तो हम सब भी खुश होते हैं, क्योंकि साथ चल रहे होते हैं, एक ही दस्ते का हिस्सा होते हैं इस तरह से। बट सिक्कू भाई की बात को मैं टोटली सेकंड करूंगा कि ये जो बेंगलोर की कंडीशन ना, हमारे जो बॉलर्स जो टीम में से 2 मरतबा पीछे हैं, वो बेंगलोर की कंडीशन में पिटे हैं। तो बेंगलोर में पार स्कोर 340 तो होता ही है, यहाँ पे 300 साढ़े 300 रन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने मतलब जिस अंदाज में देखिए, बात होती है जीएल की, बारिश की, न्यूजीलैंड को ही पता था कि मैच में बारिश होनी है, तो उन्होंने भी शुरू से ही वही एग्रेसिव स्ट्रेटजी ली कि पाकिस्तान को जितना ज्यादा आप प्रेशर डाल सके सेकंड हाफ में वो डाले। फिर पाकिस्तान ने शुरू से अपनी कैलकुलेशन लेके चली, तो उस मैच में बॉलर्स के लिए करने को कुछ भी नहीं था वहां पे। तो इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्या कहूंगा कि इस वाले मैच के लिए पर्टिकुलरली जो हम पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच, लेकिन इससे पहले जो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मैच हुआ 350 प्लस, उसमें भी स्कोर हुआ। और जब भारतीय टीम बॉलिंग करने आती है किसी भी मैदान पे, किसी भी पिच पे, तो तब क्या हो जाता है, तब कंडीशंस को क्या हो जाता है कि कमाल कर जाती है, तहस नहस कर जाती है। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी हमारा बेंगलुरु में था, और उसमें भी गिरते पड़ते हमने भी 300 रन बना लिए थे उस मैच में, तो वो भी इसी कंडीशन में था। और हैदराबाद में जो श्रीलंका का मैच था, अगेन वो कंडीशन वो थी जिसमें हमने भी 350 ऊपर चेज कर लिया था 345 देने के बाद। तो ये कंडीशंस का बड़ा मैटर करता है। और जो सिकंदर भाई ने बात की, हम जहां लैक कर रहे हैं वो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट है, हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है जहां पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हम ऑलराउंडर्स के हवाले हमने अपना स्पिन का शोभा किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली उसामा मीर को जब मौका मिला, पाकिस्तान कप के बड़े टॉप परफॉर्मर थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपने पोटेंशियल के मुताबिक परफॉर्म ना कर सके, तो ये थोड़ा सा लेट डाउन यहाँ पाकिस्तान टीम के हो गया। शाहीन जी सॉरी, लीडिंग विकेट टेकर है पाकिस्तान का इसमें। अच्छा ठीक है, अभी हम इंडिया साउथ अफ्रीका वाली भी बात करना चाहते हैं कि इंडिया क्या कमाल कर रहा है कि 100 भी नहीं बनाने देता अपोजिंग टीम को। लेकिन लेट्स कम बैक टू आवर ओन सेल्फ। शादाब का क्या हाल है, व्हाट्स द अपडेट ऑन हिज हेल्थ, एंड आपको लगता है कि ही विल बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट मैच, या फिर अब्रार अहमद को रिजर्व को यूज किया जाए? देखिए, जो पिछले मैच में के बाद जो अपडेट आई थी पीसीबी और टीम मैनेजमेंट की तरफ से, उसमें क्लियरली कहा गया था कि इंग्लैंड के मैच के लिए वो अवेलेबल होंगे। इनफैक्ट जो पिछला मैच था पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, उसमें भी एक मौके पर कंसीडर किया गया था कि शादाब को खिलाएं या ना खिलाएं, यानी पिछले मैच के लिए भी उनकी अवेलेबिलिटी के एक पॉसिबल चांसेस बहुत ज्यादा हद तक थे। तो अब अगले मैच के लिए शादाब सर्टेनली अवेलेबल होंगे पाकिस्तान टीम को, अगर मजीद कोई इंजरी ना हो गई खुदा ना खास्ता ट्रेनिंग सेशन में। सही। सिकू, जिस तरह हुमा भी बात करी, हम भी बात कर रहे थे कि भारतीय टीम ने कल जिस तरह मैच खेला है, 326 रन बनाए, कोहली ने कमाल की सेंचुरी एक बार फिर स्कोर की, और फिर जब जवाब में बॉलिंग करने आई है भारतीय टीम, 83 रन पर आउट कर दिया, 243 रन से उस टीम को शिकस्त दी है, उस साउथ अफ्रीकन टीम को शिकस्त दी है जो जीत रही है मुसलसल पॉइंट्स टेबल पे, इट्स सेकंड नंबर पे। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं घर से निकला, जिम पहुंचा, बाय द टाइम मैं जिम पहुंचा मैं हैरान हो गया जब वहां पे टीवी पे देखा कि 4-5 आउट हो चुके थे। मैं कहा ये क्या होगा। उनका गेंद बगैर किसी शक के, कल तो खैर स्पिनर ने आउट कर दिया, जडेजा ने आउट किया, और आपने देखा होगा काफी अच्छा ब्रेक भी नजर आया, 5 उसने आउट किए, मगर उनका गेंद मैं नोट कर रहा हूँ कि बड़ा आला सीम हो रहा है। और अगर सीम हो रहा है तो मैं बुमराह को बहुत बड़ा बॉलर मानता हूँ। उनका बॉलिंग एक्शन बड़ा ऐसा है कि जो डॉजी है किस्म का। हम कहते हैं कि बॉलिंग के अंदर किसी का जो एक तो परफेक्ट बॉलिंग एक्शन होता है और एक थोड़ा सा डॉजी होता है, हाथ इधर उधर से आ रहे होते हैं, तो वो उसका बुमराह का वैसा है। मगर मैं हैरान हूँ वो आउट नहीं करता। आउट कौन कर रहा है? शामी आउट कर रहा है। और उसका गेंद मैंने देखा है जब स्लो मोशन में दिखाते हैं तो उसका सीम जो है, जो सिलाई है गेंद की, वो बिल्कुल सीधी जा रही होती है। और हो सकता है कि वो वजह हो, कई बॉलर्स होते हैं उनको वो रोल हो रहा होता है, मगर इसका बिल्कुल सीधा जा रहा होता है और बहुत आला सीम हो रहा है। मैं मतलब आई एम रियली सरप्राइज कि जब वो करा रहे होते हैं तो वो उनका नहीं हो रहा होता, जब वो इंडियंस कराते हैं तो बड़ा आला सीम हो रहा है।
मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है सिवाय इसके कि दे आर बॉलिंग वेल। हमें उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि दे आर बॉलिंग वेल। वही गेंद देखें, गेंदों का डिब्बे होते हैं, ठीक है, एक डिब्बा होता है जिसमें 12 गेंदें होती हैं, 16 गेंदें होती है। वो 2-3 डिब्बे लेकर अंपायर्स आपके पास आता है और आपके सामने रख देता है कि आपको जो गेंद पसंद हो उठा ले। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि उनके लिए स्पेशली कोई गेंद लाते हैं, नहीं, सबके लिए वो डिब्बे होते हैं। आपने खुद चूज करना होता है। हमारे दौर में सरफराज नवाज के पास ये काम था कि वो जाके चूज करता था। जब अंपायर लेकर आते थे तो वो गेंद उठाता था कि ये गेंद की सलाह अच्छी है, वेट क्या देखते हैं उसको। तो ये आपकी खुद की चॉइस होती है। अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान टीम में, फैजान कभी किसी से पूछ ले कि पाकिस्तान टीम में वो गेंद को पिक करना जो है वो किसका काम है। वो ओपन होता है, मतलब आपके पास 20 गेंदें, आप उठा लें जो उठानी है। तो वो भी एक कमाल होता है कि गेंद बिल्कुल अच्छा हो, उसका सीम अच्छी हो। दोनों टीम्स के बाद 2-2 ऑप्शंस होते हैं ना बॉल की। नहीं, आप 1-2 उठा के दे देते हैं अंपायर को, मगर आप उठाते हैं। और ये 1 या 2 बॉलें नहीं लेकर आते, वो पूरे डिब्बे लेके आते हैं। आपकी मर्जी पे होता है कि आप कौन सी बॉल पिक करना चाहते हैं। उनका गेंद बहुत आला स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, तो मैं तो उनको क्रेडिट दूंगा कि भाई जबरदस्त बॉलिंग करा रहे हैं बगैर किसी शक के। ये गेंद जो है ना शाहीन का नहीं हो रहा, वो जैसा होता था वो नहीं हो रहा। अब वो क्यों नहीं हो रहा? जब वो वापस आएंगे तो उनकी फिटनेस, उनका सारा कुछ उनका होना चाहिए। तो फैजान जो अब बॉलिंग हमारी, यानी जिस तरह हम मार खा रहे हैं, हारिस रऊफ मुसलसल बहुत मार खा रहे हैं। पिछले मैच में भी 10 ओवर्स में 85 रन दिए, सिर्फ 1 विकेट हासिल की। तो बॉलिंग कोच, ओवरऑल कोचिंग स्टाफ कोई स्ट्रेटजी बना रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या करना है अगले मैच में? पाकिस्तान का इंग्लैंड से मैच है। देखिए मुबश्शिर, हर मैच में स्ट्रेटजी बनती है पाकिस्तान की। हर प्रैक्टिस सेशन में प्लान करते हैं कि ऐसे बॉल करना है, इस कंडीशन में ऐसे एडजस्ट होना है, इस कंडीशन को ऐसे यूटिलाइज करना है। ये हर प्रैक्टिस सेशन में होता है। बट अगेन ग्राउंड पर जाके अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा तो फिर इस पर तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है। बट एनीवे, इस वक्त हम अगर एक टीम एक फ्लाइट पकड़ चुकी है तो फिर इस वक्त तनकीद थोड़ी सी हम साइड में करके और बाद में पोस्टमार्टम करते हैं। बट जो सिकंदर भाई बात कर रहे थे इंडियन टीम की, आई थिंक इंडियंस को यहाँ की कंडीशंस यूज करना बहुत अच्छे से आता है कि किस कंडीशन पे कैसे बॉल मारनी है, कैसे बॉल करानी है। आईपीएल यहाँ खेलते रहते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहते हैं, होम ग्राउंड उनका है, तो उनको बहुत दीगर टीमों के मुकाबले में बेहतर अंदाजा है कि यहाँ की कंडीशन से कैसे कुछ परसेंट तो ऑब्वियसली उनका होम ग्राउंड है, तो हम उनको क्रेडिट इस चीज में दे ही देंगे। लेकिन वी कैन नॉट टेक अवे द फैक्ट कि दे आर परफॉर्मिंग द बेस्ट एंड नेचुरली दैट इज व्हाई दे आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। जी फैजान, पता है कि यहाँ पे क्या परफॉर्म करेंगे तो बेस्ट आएगा उनका, तो उनको इस चीज का अंदाजा है ना। एडवांटेज है, बिल्कुल एडवांटेज 100%। अच्छा, अगले मैच की हम इसलिए बात कर लेते हैं, पाकिस्तान इंग्लैंड की। प्रेशर्स की हम बात करते हैं, और जिस तरह फैजान आपने अभी कहा कि पोस्टमार्टम हम बाद में कर लेंगे, अभी जरा तारीफ कर लें। पोस्टमार्टम इंग्लैंड का भी हो रहा है। इंग्लैंड आपको पता है वहाँ का बड़ा विशियस किस्म का मीडिया वैसे ही है, तो बहुत तनकीद हो रही है उनकी टीम में। बल्कि उनके जो साबिक कैप्टन भी रहे हैं नासिर हुसैन, उन्होंने तो बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा जी हमारी टीम जो है बेसिकली उन्होंने टेस्ट पे इतना उन्होंने कंसंट्रेट किया है कि ओडीआई खेलना वो बिल्कुल भूल गए हैं। कप्तान को चेंज करने की भी बातें हो रही हैं। बड़े लेवल्स पे उन्होंने क्रिटिसिज्म दी है। सिकंदर, अगला मैच पाकिस्तान इंग्लैंड का है, ये प्रेशर इंग्लैंड को कैसे इफेक्ट करेगा? नहीं, हमें बहुत फायदा होगा उससे। अभी आज ही मैं अभी अखबार में पढ़ रहा था कि मोइन अली ने लिखा है कि हमारा वो जो एरा था 2019 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद का, वो खत्म हो गया है। आज इट्स फिनिश्ड, उन्होंने लिखा है, आज हेडिंग है उसकी। अखबार, अंग्रेजी अखबार उठा के देखें, और तो वो यही कह रहे हैं कि जो हमने किया था, लगता है यही कि जो हमारे आधे लड़के जो हैं 30-32 साल से ऊपर हो गए, जो अगला वर्ल्ड कप तो नहीं खेलेंगे, तो नाउ वी हैव टू बिल्ड अप अ न्यू साइड। और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल बॉटम में हैं, हम बिल्कुल डाउन हैं। तो अब ये देख लें कि पाकिस्तान के लिए इससे अच्छा मौका नहीं होगा इंग्लैंड को फीटी लगाने का। और हमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि न्यूजीलैंड का मैच खत्म हो चुका होगा और हमें ये पता होगा कि हमने कैसे जीतना है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। सॉरी, कैलकुलेशन हमारे पास होगी कि हमने किस तरह से, कितने मार्जिन से जीतना है, किस तरह जीतना है, उनके साथ कैसे खेलना, ये बहुत बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान को मिला है। मगर अभी जो आप मुबशिर बात कर रहे थे कि हमें अफगानिस्तान पे नजर रखनी पड़ेगी, वो बहुत खतरनाक किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको रिदम आया हुआ है, वो मैच जीत रहे हैं। अगर वो कोई मैच जीत गए ना तो फिर हमारा टाकरा उनके साथ भी फंसेगा। टाकरा तो नहीं, गोट आके फंस जाएगी।
पॉइंट टेबल पे और उसके रन रेट के ऊपर आकर, तो अच्छा, इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा फैजान, एक और अहम मैच है न्यूजीलैंड और श्रीलंका का, उस पर भी हम बात करना चाह रहे हैं। अगर उस मैच में नहीं देखो मुबशिर, 7 तारीख को अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का है, 9 तारीख को न्यूजीलैंड श्रीलंका का, 10 को अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का। ये 3 दिन एक्सक्यूज मी, ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के लिए। हम लोग तो बड़े अफगानिस्तान इज आल्सो कमिंग आउट वेरी स्ट्रांग, तो लिहाजा और 4 बड़ी टीमों को उन्होंने हरा दिया। बिल्कुल नजर रखनी है। लेकिन मुबशिर, यू हैड अ पॉइंट। और फैजान आप बताएं, न्यूजीलैंड श्रीलंका का जैसे मैच होगा, अगर बारिश हो जाती है तो फायदा होगा? बिल्कुल, क्योंकि बारिश काफी इफेक्ट कर रही है। तो क्लियर फायदा है बारिश। अगर उस दिन बारिश का इम्कान भी है बेंगलुरु में, और अगर उस दिन बारिश होगी तो पाकिस्तान को बस सिर्फ जीत काफी होगी। बट अगर श्रीलंका जीत गया तो भी पाकिस्तान को सिर्फ जीत काफी होगी। बट मैं एक चीज यहाँ बता दूं, अगर न्यूजीलैंड 1 रन से भी जीता या लास्ट बॉल पे भी जीता तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा अपहिल टास्क होगा न्यूजीलैंड को एज पास करना नेट रन रेट पे। अगर 1 रन का मार्जिन होता है या लास्ट बॉल पे भी चेज होता है तो फिर पाकिस्तान को या तो 22 ओवर्स पहले टारगेट अचीव करना होगा, या ये कह ले कि अराउंड 120-123 रन से शिकस्त देनी होगी। ये रफ कैलकुलेशन है इस वक्त की, बट टेंटेटिवली इसी तरह की चीज फिर हमारी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट बन जाएगी अगर श्रीलंका से न्यूजीलैंड 1 रन से क्लोजेस्ट मार्जिन से भी जीतता है। एक्चुअल कैलकुलेशन क्या बननी है वो बहरहाल उस मैच के बाद ही आएगी कि हमें क्या करना है। तो इसलिए ज्यादा बेहतर हमारे लिए यह है कि श्रीलंका और जो न्यूजीलैंड का मैच है उसमें या तो बारिश हो जाए या श्रीलंका जीत जाए। अच्छा सिकंदर, आई एम गोइंग टू जंप द गन हियर एंड आई नो कि ये जरा कबल वक्त है, लेकिन लेट्स सपोज कि जी पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता है सेमीफाइनल्स के लिए और फिर अगेंस्ट इंडिया मैच होगा जो कि फाइनल होना है मुंबई में। अब मुंबई में पाकिस्तान ने अभी तक नहीं खेला, इस टीम ने कुछ उसके हवाले से कुछ कहेंगे कि क्या फिर चांसेस बनते हैं? एक तो इंडियन टीम और फिर मुंबई। देखिए पाकिस्तान ने मना किया हुआ है। जी जी फैजान, सॉरी सिकंदर एक सेकंड होल्ड। पाकिस्तान बॉम्बे में नहीं खेलेगा, मुंबई में नहीं खेलेगा। पाकिस्तान सेमीफाइनल आया, अगर उसका इंडिया से मैच हुआ वो कलकत्ता में ही होगा। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया सेमीफाइनल कलकत्ता में ही होना, ये बॉम्बे में नहीं होना, ये क्लियर है। ऑलराइट, ओके भाई इंटरप्ट किया था मैंने। चलिए ये तो क्लियर आंसर, तो जवाब तो इधर ही मिल गया जी। देखिए ये बात तो क्लियर हो गई, उसने कर दी फैजान ने। मुझे इतना पता था कि पीसीबी ने मना किया हुआ है, मगर पीसीबी की कोई बात मानी नहीं जा रही। ना हमें वीजे दिए गए हमारे फैंस को। किस चीज पे मना किया हुआ है सिकंदर? पाकिस्तान ने कहा था कि हम वेंकटे मुंबई में नहीं खेलेंगे, ये पाकिस्तान ने कह दिया था पहले। हाँ, तो उन्होंने अब मुझे ये ऑप्शंस का नहीं पता था, ये फैजान ने क्लियर कर दिया है बात कि ये ऑप्शन है कि हम यहीं खेलेंगे कोलकाता में। ठीक है, फेयर इनफ। मगर अगर हम सेमीफाइनल में पहुंच गए तो हमारी टीम बहुत खतरनाक हो जाएगी, ये मैं आपको अभी बता दूं। इसलिए कि हम हमेशा इसी तरह उठते हैं, जब गिर जाते हैं, जब गिरने के बाद उठते हैं ना तो बहुत तेजी के साथ उठते हैं और बहुत स्ट्रांगली उठते हैं। तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंट है कि अगर इंशाल्लाह अगर हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो हमारी टीम डिफरेंट टीम आपको नजर आएगी और आप देखिएगा कि उनका गेम इतना फिर स्विंग नहीं होगा। अच्छा ये तो चले हमें समझ आ गई और यू आर वेरी राइट एंड वी एग्री। जब हम जरा कॉर्नर हो जाते हैं ना फिर हम जरा ज़्यादा ही गुस्से में निकलते हैं। लेट्स सपोज अगेन जंपिंग द गन कि फाइनल तक पहुंच गई जी। फाइनल तो हमें पता है कि अहमदाबाद में है और अहमदाबाद का क्राउड और वो सारी एनवायरनमेंट डिड नॉट सूट अस वेरी वेल, तो तब क्या हो सकता है? नहीं देखो ये नहीं आई डू नॉट एग्री विद दैट। ओके देखिए ये मिकी आर्थर की अजीब सी बात थी कि जी दिल नहीं बज रहा है, हमारे पास ऑपोजिशन थी। हम जब खेलने जाते थे उस वक्त पूरा का पूरा स्टेडियम जो है वो घंटियां बजाता था, पता नहीं कोई दुआ पढ़ता रहता, उनका मंत्र टाइप की चीज पढ़ता रहता था। इससे कुछ नहीं होता, मैं नहीं समझता। जब ग्राउंड में उतर जाते हैं पता ही नहीं चल रहा था, बस एक शोर सा होता है और आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है। अगर आपका रिदम आ जाए तो ये चीजें बिल्कुल फजूल की हो जाती हैं। हाँ, अगर इंशाल्लाह हम फाइनल में पहुंच गए, अगर हम इंशाल्लाह पहुंच गए तो फिर एक नए प्राइम मिनिस्टर की तैयारी कर लें। सही। अच्छा फैजान, एक बड़ी इस बात से भी अब डर लगता है सिकंदर, प्लीज ये ना कहें। बहुत डर लगता है भाई। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि फैजान आपसे भी, सिकंदर आपसे भी, कि 2015 के वर्ल्ड कप में भी इंडियन टीम टॉप पे थी, 2019 के वर्ल्ड कप में भी ग्रुप स्टेज में टॉप पर थी, आज 2023 में भी टॉप पर है, लेकिन पिछले वर्ल्ड कप्स में सेमीफाइनल में हार गई थी इंडिया। तो ये एक दिल को तसल्ली देने के लिए फैजान। जी बिल्कुल, मैं यही पॉइंट जिक्र करने वाला था कि पिछले 3-4 आईसीसी इवेंट्स में वो फाइनल सेमीफाइनल में आके अच्छा भला टॉप करते करते हार जाती। तो ये चीज एक है उनके साथ ये प्रॉब्लम कि वो नॉकआउट्स में अच्छा नहीं कर पा रही।
अब देखते हैं कि अब इसको पाकिस्तान या जो भी टीम होती है वो सेमीफाइनल में किस तरह लेती है इंडिया के अगेंस्ट। बट हुमा, आप एक बात करी थी, अगर देखे अहमदाबाद तक पाकिस्तान की टीम गई तो मोस्ट लाइकली पाकिस्तान और इंडिया का इनकाउंटर अहमदाबाद में नहीं होगा, तो फिर आई होप कि वहां पे सिचुएशन डिफरेंट होगी। बट अगर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आप किसी भी वेन्यू पे रखेंगे, वहां पे पाकिस्तान टीम के अपोजिंग ही क्राउड होगा। ये That's right, of course, and then we are talking about कुछ और एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते यहाँ पे। बिल्कुल, इंडिया में कहीं भी होगा और इंडियन टीम खेल रही होगी तो नेचुरली ये तो होगा। We should expect that. It is not पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें हमारे बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैजान लाखानी। आपसे मजीद भी हम अपडेट्स भी लेते रहेंगे। सिकंदर भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम सिनेरियो देख लिया, अगर हम टीम को डिस्कस करें या बॉलिंग की एनालिसिस में करें कि यार बॉलिंग में मजीद बेहतरी, तो हम बेहतरी की बात करें और ये होनी चाहिए। हाँ। हम ये नहीं सोचें कि अगर मैच जीत गए तो हम सब कुछ भूल जाएं। हमें नहीं, नॉट एट ऑल। हम तो जीते हुए मैचेस में भी फिर हम देखते हैं कि क्या चीजें बेहतर हो सकती थी, क्या नहीं। ब्रेक, यस। वेलकम बैक। अच्छा जी, अब ज़रा बात करेंगे उस बात की जिसमें ज़रा पाकिस्तानी परेशानी फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में एक बार फिर इजाफा हो गया है। और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है। सियासी जमातें जो हैं वो इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू करने जा रही हैं, और ऐसे में दहशतगर्दी की खौफनाक लहर पर मुल्क भर में तशवीश पाई जा रही है। गुज़िश्ता दिनों आपको बता दें, तुर्बत में थाने पर मुसल्लह दहशतगर्दों के हमले में पुलिस एहलकार और 4 मजदूर जाँ बहक हो गए। और फिर 3 नवंबर यानी 3 दिन पहले पसनी से ओरमाड़ा जाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले में 14 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। 3 और 4 नवंबर की रात को मियांवाली की एयरबेस पर दहशतगर्दों ने मुनज़्ज़म हमला किया और फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में तमाम 9 दहशतगर्द जो थे वो मारे गए। तो ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड एक होता जा रहा है। खुशकिस्मती से पाकिस्तान एयरफोर्स फंक्शनल और ऑपरेशनल असासों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अलबत्ता हमले के दौरान 3 गैर ऑपरेशनल तैयारों को मामूली नुकसान पहुंचा। रियासत के खिलाफ दहशतगर्दों के ये हमले एक तरफ, अफसोसनाक बात यह थी कि मुल्क के मखसूस सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानिब से इन हमलों के हवाले से भरपूर प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाइयाँ बता रही हैं कि दुश्मन किसी बड़ी साजिश में मशगूल है। बैरून मुल्क से जो हो रहा है सो हो रहा है। अंदरून मुल्क मौजूद दहशतगर्दों के सहूलतकारों पर भी नज़र रखना होगी। इसी पर बात करेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत जान अचकज़ई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जान अचकज़ई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इंतहाई तशवीशनाक ये मामला है, दहशतगर्दी के वाक़यात में एक बार फिर इजाफा हो रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत ने क्या अब तक हिकमत अमली बनाई है टैकल करने के लिए इस सिचुएशन को? जान अचकज़ई साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, अच्छा, इनको वी विल ट्राई टू कनेक्ट विद इनसे हम दोबारा बात करते हैं। और टेंशन इसलिए भी है क्योंकि देखें, जब से इलेक्शन की डेट आई है, अब हमें पता है, पहले हमें लग रहा था कि कोई एक्टिविटी नहीं है ऑन दिस फ्रंट, लेकिन अब डेट आते ही नज़र आ रहा है कि अब इलेक्शन का वो जो एक फीवर होता है, समा है, वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इन हालात में कैसे बनेगा लोगों का बाहर निकलना, बड़ी कांग्रेगेशंस होना। तशवीशनाक बात यह है, जिस तरह आप बात भी करें, कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान जिस दिन से हुआ है उस दिन के बाद से ये दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। और 3 और 4 नवंबर की रात को मियांवाली की एयरबेस पर दहशतगर्दों ने मुनज़्ज़म हमला किया। उससे पहले जिस तरह हमने आपको बताया, 3 नवंबर को पसनी और से ओरमाड़ा जाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। जी, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लेते हैं कि आपके, अब हम देख रहे हैं केपी में हमले हुए हैं, बलोचिस्तान, पंजाब, कौन कर रहा है? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या है? देखिए, इसका पैटर्न हमें मालूम है, पहली दफ़ा नहीं हुआ है। 2 हमारे नेबर्स हैं जिनका एक होस्टाइल एजेंडा है, उनकी सोफिस्टिकेशन, अगर आप मिसाल देते मियांवाली का जो टारगेट सिलेक्शन है, जो इसका स्ट्रेटजिक इम्पैक्ट है, जो सोफिस्टिकेशन है, उसमें हमने माजी में भी देखा है कि ये इंडिया ही कर सकता है। वो एक मास्टरमाइंड है, इंडिया स्पॉन्सर है बेसिकली इस तरह वाक़यात का। दूसरी बात ये कि जो जिस तरह जो में अभी वाक़या हुआ 31 अक्टूबर को,
इसमें तकरीबन जो 6 लोग थे वो सारे अफ़गान दहशतगर्द थे। अफ़गानिस्तान एक सेंचुरी है, बहरहाल वहाँ से लोग भेजे जा रहे हैं। 2 तरीके से वहाँ से हम पे हमले होते हैं, एक बॉर्डर पे होता है, बॉर्डर रीजन्स में होते हैं जो हमारे जवान शहीद होते हैं, दूसरे हमारे शहरों में भी वैसे वाक़यात हुए हैं जिसमें अफ़गान नेशनल्स हैं। इसी तरह जो उरमाड़ा का वाक़या है वो अगेन जो है वो फ्रेंचाइज़ है, वो इंडिया के साथ भी इनके लिंक्स हैं और इसी तरह अफ़गानिस्तान के साथ भी एक सेंचुरी का ताल्लुक़ उनका है। तो बेसिकली 2 हॉस्टाइल नेबर्स का एक हॉस्टाइल एजेंडा है जिसको हम फेस कर रहे हैं। सही। तो जाने चकजई साहब, अब जिस तरह हम ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं, आपने कहा कि एक सिलसिला आप लोग भी जानते हैं एक बार फिर अब इसमें इजाफा हो गया है और जिस तरह हमने देखा इलेक्शन की तारीख का ऐलान जिस दिन से हुआ है उस दिन से ये ज़्यादा जो सिचुएशन है वो बिगड़ती जा रही है। तो फिर बलूचिस्तान हुकूमत, अगर पर्टिकुलरली बलूचिस्तान हुकूमत की बात की जाए, क्या स्ट्रेटजी, क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी और मज़ीद कार्रवाइयों के लिए और छापे मारे जाएंगे, क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, मजमूई तौर पे बलूचिस्तान एक सूबा नहीं है, एक रीजन है। यहाँ पे यानी महीने में हज़ारों इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं और अभी तक जो वाक़यात हैं वो इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं और बहुत रिमोट रीजन्स में होते हैं। मोस्टली जो है वो सिविलियंस होते हैं। अभी तुर्बत का भी वाक़या आपने देखा है जिसमें बहुत ही नेते मज़दूरों को टारगेट किया गया है। जो भी वाक़यात में मुलविस हैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करके उन्हें एलिमिनेट किया गया है। ये बहुत ही अभी रेयर हो गया है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है। जो आखिरी उमाड़ा वाला इंसिडेंट है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इसमें बहुत ही वाज़ेह कमी आ गई है। मजमूई तौर पे जो पिक्चर आप देख रहे हैं, हम एक डिफरेंट पिक्चर देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम फुटप्रिंट्स कम कर रहे हैं हमारे जो सिक्योरिटी इदारों की है। FC को हम पीछे ला रहे हैं। कोयटा में जो है बिलखसूस हम उनकी जो फुटप्रिंट है वो रिड्यूस कर रहे हैं और लेवीज़ और पुलिस को हम हैंड ओवर कर रहे हैं जो भी एरियाज़ है। तो मजमूई तौर पर पिक्चर जो है वो हमारे लिए एक स्टेबिलिटी का है। हाँ, ये वाक़यात हैं इंटरनेशनल मीडिया में आते हैं, नेशनल मीडिया में आते हैं, जिसका एक इम्पैक्ट होता है और लग यूँ रहा होता है जैसे इस तरह वाक़यात में इजाफा हो रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमारे सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक कामयाब हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। हाँ, जाना चकजई साहब, लेकिन शहादतें हुई हैं, हलाकतें हुई हैं, तसलसल से ये अटैक्स जो हैं बढ़ रहे हैं। ये अगर पिछले 4-5 दिन में, एक हफ्ते ही में ही देख लें तो 4 अटैक्स हो जाना इंडिकेशन तो यही दे रही है ना कि इनको अगर टैकल ना किया जाए इस वक्त तो ये एस्केलेट कर सकती है बात। बॉर्डर एरियाज़ को, मतलब ये लोग जो हैं दहशतगर्द जो हैं ये किस तरह इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं? क्या हमारी सर्वेलेंस ज़रा डाउन जा रही है या किस तरह हम उनको पहले इंटरसेप्ट नहीं कर पाए? देखिए, बॉर्डर हमारे लिए एक चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह अमेरिका और मेक्सिको के लिए, जिस तरह किसी भी मुल्क के लिए है, ये कोई छोटा बॉर्डर नहीं है। हमारे जब एक मुल्क के साथ रिलेशंस जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, लाजमी बात है कि उनके फ्रेंचाइज ऑपरेट तो कर रहे हैं इस पूरे रीजन में और फिर इनकी सेंचुरी है, वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, टारगेट करते हैं और वापस विड्रॉ हो जाते हैं। और उनके जब तक आपके पास एक सेंचुरी है, ये वाक़यात बदकिस्मती से होते रहेंगे। कोई भी मुल्क जितना भी उसका सोफिस्टिकेटेड मशीन हो, एक तो ये आप जो मामला बता रहे हैं कि बैरून मुल्क से जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन अंदरून मुल्क मौजूद दहशतगर्दों के जो सहूलतकार हैं उन पर भी नजर रखना बहुत बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए। देखिए, पहली बात ये कि मैं इस बात का कायल हूँ कि जब आप अपने शहरों में, अपने गाँव में दहशतगर्दी से लड़ेंगे तो ये इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है। प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी यही है कि यू टेक द फाइट टू द एनिमी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हमने ये सोचना है कि हमने इस हॉस्टाइल एजेंडे को फेस करने के लिए हम आगे बढ़ के क्या कर सकते हैं। हम अपने शहरों में रीइंफोर्स नहीं कर सकते। जब एक दहशतगर्द आपके शहरों में घुस जाता है तो फिर उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है सिक्योरिटी इदारों के लिए कि उसको कंटेन किया जा सके। इंटेल प्रोएक्टिव यानी कोऑर्डिनेशन और रिएक्शन यही है कि वी गो आफ्टर देम, और उसका मतलब ये है कि अक्रॉस द बोर्ड हमें जाना पड़ेगा, चाहे वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं और चाहे आउटसाइड बॉर्डर्स हैं। राइट। अच्छा, ये फाइनली ये भी बता दें, ये गैर मुल्की इनखला का मामला कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि डेडलाइन के बाद आज 6 दिन हो गए हैं, आज 6th है।
अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्मूथली ये प्रोसेस जारी है और पूरे मुल्क में आपको पता है तकरीबन केपी और बलूचिस्तान के रास्ते जो अफ़गान गैर कानूनी तारकीन वतन है उनकी तादाद तकरीबन 2,12,000 से ज़्यादा हो गई है। चमन के रास्ते भी हमारी कैपेसिटी तकरीबन हर रोज़ 7,000 के करीब हम लोगों को प्रोसेस कर रहे हैं और जो अभी बाकी रीजन से आ रहा है जिसमें सिंध और पंजाब भी शामिल है, ये आइंदा दिनों में और भी ये सिलसिला बढ़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम जो इदारे हैं वो फोकस है, मल्टी एजेंसी कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन है, तो ये बड़ा स्मूथली हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई साहब हमारे साथ मौजूद थे। Okay, we are going to take a short break. We'll be right back. वेलकम बैक। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया, इस पर हम बात करेंगे। आवाम के मामूलाते ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। कल भी धुंध के बाइस पंजाब के मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद करने पड़े। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ पंजाब भर में स्मॉग से फैलने वाली बीमारी के 67,708 केसेस रिपोर्ट हुए। फ़ज़ाई आलूदगी के असरात सरहद पार भारतीय दारकूमत नई दिल्ली में भी महसूस किए जा रहे हैं और स्मॉग ने क्रिकेट टीमों को भी परेशान कर दिया है। साथ ही साथ श्रीलंका ने हफ्ते को ट्रेनिंग सेशन मंसूख कर दिया और बांग्लादेश ने मास्क पहनकर मास्क तो वैसे ही पहनना चाहिए भाई, कोई हालात हैं कि अब हम मास्क के बगैर बाहर निकला करें। तो आपको बता दें कि आईसीसी ने दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी का जायज़ा लेना शुरू कर दिया है और उधर भारतीय हुकूमत ने आलूदा धुंध की वजह से स्कूल मजीद एक हफ्ता बंद रखने का ऐलान कर दिया है। प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। इस किस्म के मेजर्स जो है आपको पता है कि हमें भी लेने पड़ते हैं। इनफैक्ट वी जस्ट डिड इट इन पंजाब एज वेल, जब स्कूल एक दिन के लिए बंद रहे थे। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि स्मॉग से बचना जो है तो मास्क बहुत लाजमी है और ये उनका क्यों वेट कर रहे हैं। हम रोज़ आप लोगों को इसी बात पे कहते हैं कि भाई मास्क पहन लें। बहुत चीज़ों से ख़ास तौर पे अगर लोगों की कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, मेडिकल कंडीशन, तो वो ऑगमेंट हो सकती हैं, वो ज़्यादा बुरी हो सकती हैं। दुआ मिर्ज़ा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। दुआ मिर्ज़ा, क्या सूरत हाल है इस वक्त? लाहौर में आज भी स्मॉग बहुत ज़्यादा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 405 तक पहुंच चुका है और आपको पता है कि माहिरीन ये कहते हैं कि 200 से 300 के दरमियान भी अनहेल्दी होता है। 300 के बाद तो वो एक रेड लाइन लगाते थे, लेकिन आज 405 है तो इंतहाई ख़तरनाक है। और एक्सपर्ट्स की जानिब से आज बताया जा रहा है कि अगर वो लोग जो मरीज़ हैं, ये लंग्स के पेशेंट हैं, बच्चे हैं जिनका इम्यूनिटी लेवल कॉम्प्रोमाइज़ है, वो अगर आज बाहर सफ़र करेंगे तो उनके लिए आज बहुत मुश्किल दिन होने वाला है। अलबत्ता नौजवानों के लिए भी है, लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि मास्क पहन के रखें, आंखों में अगर जलन है तो ग्लासेस लगाएं, मुंह के गिर्द रुमाल बांध लें ताकि इस स्मॉग से बचा जा सके। और पहले हम होता था कि दिन का कोई शुरू का हिस्से में स्मॉग देखने में आती थी, लेकिन आजकल तो पूरा दिन ही एक्चुअली ये फील होती है और गले में मेरे भी इस वक्त खराश महसूस हो रही है। अस्पतालों में इमरजेंसी हालात है और इस वक्त एज वी स्पीक। जी थैंक यू दुआ, वो नज़र भी आ गया क्या हो रहा है इस वक्त। एज वी स्पीक नंबर 1 पे आलूदगी के दिल्ली है, इसीलिए इंडिया भी काफ़ी टेंशन में है। सेकंड पे लाहौर, थर्ड पे कराची और फिर 2 और शहर हैं। और जो भी सिचुएशन हो मास्क जरूर पहने। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग इफ यू गाइस आर जस्ट जॉइनिंग अस। और हमने क्या करना है, हम फिर पॉइंट्स टेबल खोल के बैठ गए हैं और फिर आगे पीछे कर रहे हैं और दुआएं फूंक रहे हैं। कल जो क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने जनूबी अफ्रीका को हराया है, उसके बाद अब पॉइंट्स टेबल पर भारत मजीद ऊपर है, यानी टॉप पर ही है और 8 के 8 मैचेस। देखिए फर्स्ट नंबर के 16 पॉइंट्स हैं आपके सामने ही आगे और दूसरे नंबर के 12 हैं। तो आप डिफरेंस जरा देखें कि क्या लेवल हो चुका है कंपटीशन का। इधर साउथ अफ्रीका इज इन द सेकंड प्लेस एंड देन ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और 5 पे पाकिस्तान है। टेंशन की बात अभी भी है। आपकी नज़र होनी चाहिए, न्यूजीलैंड के 8 मैचेस में से 4 जीता है, 4 हारा है। पाकिस्तान का भी ये हुआ है, लेकिन जो आगे नेट रन रेट है 0.40 है न्यूजीलैंड का और पाकिस्तान का है 0.04। तो ये पाकिस्तान को रन रेट बेहतर करना होगा और न्यूजीलैंड से ऊपर आना होगा और अफगानिस्तान पर भी नज़र रखनी होगी। अच्छा बाय द वे पाकिस्तान के जो हैं वो 8 मैचेस हो चुके हैं
तो 4 मैचेस जीता है, 4 हारा है। यस एब्सोल्युटली, और अफगानिस्तान के साथ हुए। सो एनीवे सारी टेबल अफगानिस्तान के अभी 2 मैचेस पड़े, तो अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं सेमीफाइनल की दौड़ में है। समथिंग टू वॉच आउट फॉर। हर किसी भाई, अब हम उस रेंज पे हैं कि हमें हर किसी पे नजर रखनी है, बिल्कुल। कि कौन और कहाँ जा रहा है। मजीद बात कर लेते हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया है। रज़ाक, सबसे पहले तो जो कल रात मैच हुआ है भारत जनूबी अफ्रीका का, आपने भारत की बैटिंग का बहुत सुना था, लेकिन आजकल जैसी उनकी बॉलिंग है, उन्हें कौन हरा सकता है? इतनी तगड़ी टीम कैसे बन गई है? देखिए, अगर इंडिया की आप बात कर रहे हैं तो इंडिया को जो कंडीशन है उसका बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। और देखिए, टॉस जीता, उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पिच में टर्न था। और हमने हमेशा इंडिया के ही मैचों में देखा है कि स्पोर्टिंग टर्न मिलता है इनको, और अगर स्पोर्टिंग टर्न नहीं मिलता तो फिर ये इनके जो डिसीजन है बॉलिंग करने के या बैटिंग करने के बहुत ज़बरदस्त होते हैं। जो पिच की डिमांड होती है उसके मुताबिक ये करते हैं, और प्लेयर परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस ये चीज़ इनको बूस्ट अप कर रही है। और ये क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी आप पे बैड डे आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेमीफाइनल में इनके साथ अगर बैड डे आया तो मैं समझता हूं कि इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल होगा। We agree with you in one sense रज़ाक के ये इंडिया ऑब्वियसली अपने ग्राउंड्स को बहुत अच्छी तरह जानती है, और अभी हम फैज़ान लखानी सिकंदर बख्श से भी पिछले घंटे में बात कर रहे थे, उनका भी यही ख्याल था कि दे रियली नो कि हमने एडवांटेज किस तरह लेना है, क्योंकि वो कितना खेल चुके हैं अपने ही ग्राउंड्स में, ग्राउंड है और कंडीशंस उनकी। एब्सोल्युटली। अच्छा ये बताएं, ऑब्वियसली इंडिया बहुत आगे जा रहा है, लेकिन हम भी बड़ा अच्छी तरह जहाँ से हम आगे चले गए हैं वहाँ से तो सेमीफाइनल की दौड़ में इन हो चुके हैं, बहुत से लोग ये कह रहे हैं। तो ये बताएं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ फतेह के जो हीरो हैं हमारे फ़खर जमान की बैटिंग का कोई जवाब नहीं है, ये कहा जा सकता है कि उनको जो बेंच पे बिठाया हुआ था तो वो ब्रेक फ़खर के लिए काफ़ी अच्छी रही? देखिए, अगर पाकिस्तान की टीम की बात करें तो थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया इन्होंने, और जिस तरह की ये वर्ल्ड कप में क्रिकेट डिमांड कर रही थी, लेट खेले पाकिस्तान। और फखर की आप बात कर रहे हैं, देखिए फखर को बाहर बैठाना ये समझ नहीं आया। हम तो पिछले 3 हफ्तों से कह रहे हैं कि फखर को बाहर नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, उसने पहले 1-2 मैचों में परफॉर्म नहीं किया, पर ये ऐसे प्लेयर हैं कि इनको कभी भी आप बाहर नहीं बैठा सकते। आपको पता है कि किसी मैच में भी अगर ये चलते हैं तो मैच को एक साइड पे ले जाते हैं, और फखर की वजह से ही अभी जो हमें ऑप्शन नजर आ रही है सेमीफाइनल पहुंचने में, सिर्फ फखर की वजह से है। और ये क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर न्यूजीलैंड जीतती है अच्छे मार्जिन से और उधर अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को बीट करती है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल। पाकिस्तान की बैटिंग की जानिब से कुछ तसल्ली हो तो फिर बॉलिंग पर ध्यान डाल लेते हैं, और यहाँ सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। स्पिनर तो किसी गिनती में नहीं थे, अब तो फास्ट बॉलर्स भी विकेटें लेना भूल गए हैं, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे। क्या बॉलर्स थक चुके हैं या पिचेस ही समझ नहीं पा रहे? हुआ क्या है? देखिए, अगर एज ए क्रिकेटर ये बात है तो फिर मैं समझता हूँ कि हमसे अभी जो डिसीजन ठीक नहीं हो रहे। अगर हम बैटिंग करते हैं, अगर टॉस जीत के तो डिसीजन ठीक होता है, तो पर हमें यही नहीं पता कि इस पिच पे कितना स्कोर होना चाहिए, टोटल करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ऐसा ही हुआ। टॉस जीत के हमने बॉलिंग की और 400 स्कोर करवा दिए। हालांकि 400 स्कोर बहुत ज्यादा था पाकिस्तानी बॉलिंग के खिलाफ, फिर भी ये क्रिकेट की कंडीशन है और पाकिस्तान को अब इस तरह ही फेयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करे, अगर पाकिस्तान को 400 होता है तो 400 भी करने की इंटेंट होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान को डेफिनेटली 370, 380 के करीब स्कोर करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रज़ाक। और वही बात कर रहे थे कि इंटेंट दिखाना होगा और कोशिश करनी होगी कि अब अगले मैच में हमने 400 रन्स का इंटेंट हमने दिखा दी है, अब परफॉर्म करके हमने प्रूव करना है इस चीज़ को। सिंपल सी बड़ी इक्वेशन है। अतीकुर रहमान ने हमें ज्वाइन किया फ्रॉम कोलकाता, जहां हमारा नेक्स्ट मैच होना है अगेंस्ट इंग्लैंड। अतीक, क्या हाल है आपका? अच्छी स्पेस में अब हम आ गए हैं, हमारे पास ऑल आइज आर ऑन अस, क्योंकि आपको पता है बड़े अनप्रिडिक्टेबल पाकिस्तान टीम हमेशा से मानी जाती है और अब वो प्रूफ भी कर रहे हैं। जी हुमा, बिल्कुल। जब सैटरडे को मैच हुआ तो संडे को मैंने आपका प्रोग्राम बड़ा मिस किया। मेरे ख्याल आज प्रोग्राम होना चाहिए था, बड़ा जोरदार प्रोग्राम होता। खैर चले, आज हो रहा है प्रोग्राम। डेफिनेटली पाकिस्तान टीम जिस तरीके से सामने आई है वर्ल्ड कप के अंदर दोबारा एंट्री दे रही है। अब पहले लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर, बुरी परफॉर्मेंस, ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग को क्या हो गया, बैटिंग लाइन को क्या हो गया, लेकिन अब सब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं हुमा और मुबशिर
कि पाकिस्तान टीम जो है वो कम बैक कर रही है और पाकिस्तान टीम के चांसेस लग रहे हैं, बल्कि बहुत से तो प्रेडिक्शन करने लगे हैं कि सेमीफाइनल पाकिस्तान इंडिया का होने वाला है अब। तो अब ये बातें हो रही हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो बिल्कुल ये अक्सर मुख्तलिफ हो जाता है एकदम एक ही टूर्नामेंट के अंदर। इसी टीम को चंद रोज पहले हर कोई तनकीद का निशाना बना रहा था, लेकिन अब इसी टीम के खिलाड़ी आंखों का तारा बन चुके हैं और अब इसी टीम के खिलाड़ियों को जो है फूल करके इनामात की बारिश भी की जा रही है। कल तक इस टीम पर खासी तनकीद हो रही थी। तो ये पाकिस्तान टीम अनप्रेडिक्टेबल जिसे कहते हैं, गैर मुस्तकिल मिजाजी, तो पाकिस्तान टीम में तो है, ये तो हमारी कभी दूर नहीं हो सकती, लेकिन कुदरत का निज़ाम भी फिर खूब चलता है। कुदरत का निज़ाम भरपूर तरीके से नज़र आ रहा है। अतीक, ये भी बताएं, अभी तो 5 दिन पड़े हैं, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान टीम जाएगी या नहीं जाएगी ये तो अभी आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। शादाब खान की इंजरी से मुतालिक मजीद रिपोर्ट्स का वेट किया जाएगा या हम कह सकते हैं कि अबरार अहमद या जमान खान को यूज़ किया जा सकता है? नहीं मुबशिर, अभी अबरार और जमान की तो कोई इस तरीके से टीम मैनेजमेंट ने नहीं कहा है शादाब की जगह। और शादाब के हवाले से मैं अपडेट ये करूं कि ये जो हमारा मैच हुआ था बेंगलुरु में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जिस रोज शादाब प्रैक्टिस करके गए थे उस रोज ये डिसाइड हो गया था कि शादाब खेलेंगे। फिर रात में जो मीटिंग हुई टीम मैनेजमेंट की, उसमें तय हुआ कि शादाब को थोड़ा सा रेस्ट और दे दें और हम 4 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं। तो इस पर सब मुत्तफिक हुए। तो और उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक मैसेज भी आया, प्रेस रिलीज जारी हुई कि शादाब खान जो है वो खासे बेहतर हो गए और जो आखिरी मैच होगा इंग्लैंड के खिलाफ उसके लिए दस्तयाब होंगे और शादाब खासे हद तक जो है फिट हो चुके हैं। अब सिर्फ उनको ग्राउंड में देखना है। आज तो टीम पाकिस्तान रेस्ट करेगी, कल फिर दोबारा जो है ग्राउंड में उतरेगी प्रैक्टिस के लिए, तो वहां फिर मजीद इसका जायजा लिया जाएगा शादाब की कंडीशन का कि किस हद तक और ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है या उसी पोजीशन पे है जिसमें पहले थी या और ज्यादा नीचे चली गई है, तो ये डिसाइड करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शादाब की जगह अब टीम मैनेजमेंट जमान को या फिर अबरार को शामिल करने के लिए कोई रिक्वेस्ट डालेगी। और ये ऐसा मसला नहीं है, रिक्वेस्ट डालने के लिए आपको 3 से 4 घंटे लगे। अगर आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड के मैच हैंडी जो है वो किस तरह अनफिट हुए और 24 घंटे के अंदर उनके जो है ना रिजल्ट जो है वापस भी आ गए। तो 24 घंटे का प्रोसेस होता है जिसमें आप अतीक ये भी बताइएगा, अब हमने लास्ट मैच में अपना देखा है, वैसे तो माशाल्लाह वी वर डूइंग रियली ग्रेट, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमने ये टर्न अराउंड मारा है इन द टूर्नामेंट। हाउएवर डीएलएस मेथड की वजह से भी हम जीत गए, बट इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ दैट। ना भी होता तो हम बड़े अच्छे ट्रैक पे थे। आप बताएं कोलकाता का मौसम क्या है, हाउ कैन इट फेवर अस, ये ज़रूर ज़रा एक्सप्लेन कर दें। देखें बेंगलुरु में तो थोड़ी ठंड थी, हवा भी चल रही थी और फिर वहाँ बारिश की प्रेडिक्शन थी, तो इस वजह से मौसम चेंज था। यहाँ कोलकाता में तो अभी बहुत तेज धूप है और शदीद यहाँ पर गर्मी है। और यहाँ पर जो पाकिस्तान ने अगेंस्ट बांग्लादेश मैच खेला था वो पाकिस्तान वहाँ पर बॉल जो है रिवर्स स्विंग हुई थी क्योंकि ड्राई विकेट थी और थोड़ा सा बॉल के अंदर बाउंसी भी थी। तो इस वजह से जो है इफ्तिखार को शुरू में लगाकर, अगर आपने देखा होगा शाहिनशाह अफरीदी के साथ बॉल को थोड़ा सा रफ किया था और 17वें 18वें ओवर के अंदर बॉल हमें उसका रफ नजर भी आ रहा था, तो इसकी वजह से भरपूर फायदा उठाया वसीम जूनियर और हारिस रऊफ ने। तो यहाँ रिवर्स स्विंग भी मिलता है अगर विकेट ड्राई हो। और कोलकाता के विकेट तो अब तक जो हमने यहाँ एक मैच खेला है और एक इससे पहले मैच हुआ था और कल एक मैच हुआ फिर इंडिया और साउथ अफ्रीका का, वो भी एक तरफा मैच साबित हुआ। सही। अच्छा अतीक, आप चूँकि वहाँ पर मौजूद हैं कोलकाता में, भारतीय मीडिया और भारतीय जर्नलिस्ट स्टार्ट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर बड़ी तनकीद कर रहे थे, लेकिन अब तो काफ़ी भारतीय मीडिया और भारतीय जर्नलिस्ट ये ट्वीट कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल होना चाहिए, बहुत सी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, तो ये इस बारे में ज़रा बताएं। जी मुबशिर, हर कोई चाहता है, देखें इंडिया की टीम तो खैर उनको अपनी फेवरेट है ही है, लेकिन उसके बाद अगर सबको लगाव है, थोड़ा सा चाहते हैं, तो वो है पाकिस्तान की टीम, जिसके बारे में अवाम से भी हमने कई दफा उनसे जब हम मिलते हैं, बातें करते हैं, उनसे हम वक्फ करते हैं, तो वहाँ भी अवाम ये कहती है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो आगे आए और आगे आकर खेले और इंडिया पाकिस्तान का एक मैच और हो। तो अब जर्नलिस्ट की जाए बातें, अवाम की आवाज है, जनता की आवाज है,
तो जर्नलिस्ट भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से आ रहा है, लेकिन अभी से हम कितनी सारी बातें करेंगे सेमीफाइनल। पहले तो हमें इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतना है, और उससे पहले न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा नजर जो है उसी मैच के ऊपर है, और पाकिस्तान की देखें किस तरह का टारगेट मिलता है हमें, कुछ बहुत ज्यादा हार्ड टारगेट। अच्छा, यानी बेसिकली बहुत सी अभी भी चीजें बीच में होनी है, उसके बाद ये डिटरमिन होगा कि अगर कभी फाइनल में हम पहुंचे तो इंडिया पाकिस्तान होगा, लेकिन डेफिनेटली सेमीफाइनल में। अच्छा, अहमदाबाद का क्राउड, अगर हम चूंकि हम कबल अज़ वक्त बातें कर ही रहे हैं तो ये भी कर लेते हैं कि अहमदाबाद के क्राउड से ना हम थोड़े से डिसअपॉइंटेड भी थे लास्ट टाइम, बिकॉज बिल्कुल हॉस्टाइल हमें लगा क्राउड। नॉट कि इंडिया के खिलाफ उनको हमें करना चाहिए, पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, बट स्टिल थोड़ा सा तो बैलेंस हो ही सकता है। तो उस जगह पे खेलना, ये अगला मैच जो अगर हुआ पाकिस्तान इंडिया का, वो कोई वी आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। नहीं हुमा, अहमदाबाद तो देखिए बात की बात आ जाएगी। मुझे तो लगता है सेमीफाइनल में कोलकाता में पाकिस्तान इंडिया आमने सामने ना आ जाए, क्योंकि इंडिया है इस वक्त टॉप के ऊपर, और पाकिस्तान अगर क्वालिफाई करेगा तो वो फोर्थ टीम होगी, नीचे की टीम, तो फिर सेमीफाइनल ही टक्कर सकता है। और देखें कहीं भी मैच हो इंडिया पाकिस्तान का, चाहे वो अहमदाबाद में, चाहे कोलकाता में, चाहे बेंगलोर में, चाहे चेन्नई में, हर जगह यही सूरत हाल होगी। जब इंडिया की टीम सामने होगी तो फिर आप ये तवक्को भूल जाएं कि आपको क्राउड से कोई जो है फेवर मिलेगा। हाँ, पाकिस्तान की दूसरी टीमों के साथ जब मैच होते हैं तो वहां तो फेवर मिलता है कुछ अच्छी शॉट के ऊपर, अच्छी बॉल के ऊपर, लेकिन जब इंडिया सामने होगी, मुझे नहीं लगता, अगर अहमदाबाद भी ना हो, कोलकाता हो, चाहे दूसरा हो, बहुत ज्यादा क्राउड जो है वो इसी तरीके से रिएक्ट करेगा जिस तरह अहमदाबाद में किया था। अच्छा अतीक, एक और अहम मैच की आप बात भी जिस तरह करें कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए, बेंगलुरु में खेला जा रहा है, और उससे रिलेटेड मौसम की क्या प्रेडिक्शन है? बारिश की पेशगोई की गई है, क्योंकि अगर बारिश न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में हो जाती है तो वो भी पाकिस्तान को ही फेवर देगा। फेवर क्या, फिर तो बस पाकिस्तान को सिर्फ जीतना होगा, फिर पाकिस्तान की ये रन रेट का चक्कर खत्म हो जाएगा। अब हमें, क्योंकि 9 नवंबर को वो मैच है न्यूजीलैंड श्रीलंका, और उस रोज जो है भी बारिश की बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन की गई है। अगर वो बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं होता, वॉश आउट हो जाता है, तो फिर न्यूजीलैंड को 1 पॉइंट मिलेगा, और फिर हमें सिर्फ इंग्लैंड से जीतना होगा, चाहे 1 रन से जीते हैं, चाहे आप 1 विकेट से जीते हैं, तो हम जो है सेमीफाइनल में थ्रू कर जाएंगे। यही एक ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा है जो पाकिस्तान के लिए जरा कंफर्ट है, कि अगर न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में जो है वो बारिश हो जाए और मैच मुकम्मल ही ना हो, भले पहली इनिंग हो जाए लेकिन दूसरी इनिंग के 20 ओवर ना हो, तो फिर डीएल मेथड जो है अप्लाई हो जाता है। और अगर तो अफगानिस्तान जिस तरह बहुत अच्छा परफॉर्म करी है, 4 बड़ी टीमों को शिकस्त दी है, तो अगर अफगानिस्तान अपसेट कर देती है, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हैं और जीत जाते हैं, तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी? देखें, ऑस्ट्रेलिया अपना अफगानिस्तान दोनों मैच जो है उसकी बड़ी टफ टीमों से हैं, और दोनों मैच जीतना अफगानिस्तान के लिए क्रिकेट में कुछ कह तो नहीं सकते। अगर दोनों मैच जीतेंगे तो फिर ठीक है, टाटा बाय बाय, खुदा को घर करे अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेलेगी, तो ऐसे नहीं करने देंगे हम। हाँ, लेकिन अफगानिस्तान के जो है दोनों बड़े टफ मैच है। और श्रीलंका देखें, लोग कह रहे हैं बारिश वाली थी, लेकिन श्रीलंका बड़ी जान मारेगी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना है। अब जो नीचे के बॉटम के जो टॉप 4 टीमें हैं, वो ये कोशिश कर रही है कि हम। अच्छा, वो खैर एनीवे अतीक, वो अफगानिस्तान वाली बात तो खैर हमें वो सिनारियो अच्छा ही नहीं लगा, तो हमने उस पर बात ही नहीं करनी, पसंद ही नहीं आई हमें बात। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तानी फैंस के लिए अब यही मैसेज है कि चैन से नहीं बैठना, अभी दुआएं करनी, चैन से नहीं बैठना। अतीक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, एंजॉय योरसेल्फ, कि हम बस अगर मगर से किसी तरीके से सेमीफाइनल में पहुंच गए, फिर आगे देखी जाए। हाँ, और बिसाइड्स हमने ये देखा है इन द पास्ट आल्सो हाउ थिंग्स ट्विस्ट एंड टर्न, एंड पाकिस्तान के लिए फेवरेबल बन जाती हैं। 400 रन का मैच, 400 रन का टारगेट, लोगों ने टीवी बंद कर दिया कि हार गए,
और फिर देखें कि क्या हुआ 1 घंटे बाद। और ये एक और चीज़ है, टीवी नहीं बंद करना, वी नीड टू सपोर्ट आवर टीम, चाहे जैसी भी खेल रही हो। अच्छा, वहाँ तो जी वर्ल्ड कप चल रहे हैं, फिर एक उससे भी बड़ी एक टूर्नामेंट जो है वो हुआ है गुजरांवाला में। अब अंदाज़ा करें 2 टीमें और एक टीम लीड कर रही हों गुजरांवाला में चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आयशा भट्ट, और दूसरी टीम हो उन्हीं के शौहर की जो कि एसएसपी पेट्रोलिंग है अब्दुल वहाब, और उनकी क्रिकेट टीमों के दरमियान हुआ एक इंटरेस्टिंग मैच। मजीद जानते हैं राना आंसर से। राना आंसर, कौन जीता ये मैच? जी हम इस वक्त मौजूद हैं गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज सैटेलाइट टाउन में, जहां गुजरांवाला ट्रैफिक पुलिस, गुजरांवाला पेट्रोलिंग पुलिस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट पुलिस के दरमियान क्रिकेट के दिलचस्प मुकाबले हुए हैं। और इन मैचेस में सबसे जो दिलचस्प मैच है वो ट्रैफिक पुलिस और गुजरांवाला पेट्रोलिंग पुलिस के दरमियान खेला गया है, क्योंकि एक तरफ चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आयशा भट्ट हैं और दूसरी तरफ पेट्रोलिंग पुलिस के एसएसपी अब्दुल वहाब हैं। तो दोनों की टीमों के दरमियान जो मैच हुआ है वो पेट्रोलिंग पुलिस ने जीत लिया है। तो सीटीओ गुजरांवाला और एसएसपी पेट्रोलिंग हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आपने ट्रैफिक पुलिस को हरा दिया, क्या कहते हैं? खेल का हिस्सा है जी हार जीत, और एक हेल्थी एक्टिविटी का हमने आगाज़ किया है। मकसद हमारा बच्चों को एजुकेट करना है। एक तरफ मैडम आयशा हैं, आपकी मिसेस भी हैं और वो अपने डिपार्टमेंट की एसपी भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो क्रेडिट देना चाहूँगा पंजाब पुलिस को, अल्टीमेटली विनर पंजाब पुलिस है। आप जीत कर भी क्रेडिट नहीं देना चाह रहे, आप अपने डिपार्टमेंट के साथ खड़े हैं, क्रेडिट अपने पास रखना चाह रहे हैं? जी बस क्रेडिट तो चूँकि हमारे डिपार्टमेंट का ही है, पंजाब पुलिस का ही है। सोच लें घर भी जाना है बाद में, फिर हो सकेगा अगर कुछ कहना है तो कह दें। नहीं जी, यही कहना है, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। पंजाब पुलिस जिंदाबाद जी। चलें, चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मैडम आयशा भट्ट है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मैडम, ट्रैफिक पुलिस डर गई पेट्रोलिंग पुलिस से, क्या हुआ मुकाबला? पंजाब का कल्चर है कि मेहमानों को बहुत इज़्ज़त दी जाती है, तो चूँकि आज का मैच हम होस्ट कर रहे थे तो आउट ऑफ कर्टिसी हमने थोड़ा हाथ हल्का रखा और पीएचपी को जीतने का मौका दिया, ताकि वो दिल में कोई इस किस्म का दुख ना लेके जाएं कि हम इतनी दूर से आए थे और हार के चले गए। मैंने इशारतन कहा तो इनको था कि हम जा रहे हैं और आप मेरे साथ ही जा रहे हैं, तो ज़रा उधर देख लीजिएगा, क्योंकि घर हमने वापस भी आना है, तो वो इस किस्म का मैच ना हो जाए कि मैं आपसे नाराज़ हो जाऊं। लेकिन मुझे लगता है कोई बात का असर नहीं हुआ और एंड यही निकला कि वो लोग जीत गए हैं और बड़ी अच्छी तैयारी के साथ आए हुए थे। लेकिन कोई बात नहीं, लाइसेंस हम ज़्यादा बना रहे हैं, इन्फोर्समेंट हम ज़्यादा कर रहे हैं, फील्ड में हमारी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर जा रही है। अब तक मुझे आईजी साहब से 2 लेटर ऑफ एप्रिसिएशन भी मिल चुके हैं, कैश रिवॉर्ड भी मिल चुका है, तो उसमें ट्रैफिक पुलिस टॉप पर जा रही है। अच्छा ये बताएं, जो घर में एक फ्रेंडली मैच चल रहा होता है, जाहिर है किसकी जो है वो दबदबा होता है, किसकी वहाँ कौन जो है वो भारी है, वहाँ घर में जीत किसकी? घर में कोई फ्रेंडली मैच नहीं होता, उसमें तो बस ऑर्डर चल रहा होता है, और वो फिर आपको आइडिया है कि घरों में आमतौर पर किन के ऑर्डर चल रहे होते हैं। यानी कि घर में आप जो है वो आपका पलड़ा भारी है, कह सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो बच्चे फिर माँ का साथ देते हैं, तो वो फिर आप आइडिया लगा सकते हैं। अरे आपने देखा, बात सुनी, आज के जो क्रिकेट मैच है इसके सबसे जो खूबसूरत लम्हात वो ये थे कि जब स्पेशल बच्चे जो हैं वो मेहमान खसूसी की हैसियत से यहाँ ग्राउंड में आए और यहाँ मौजूद तमाम जो पुलिस अफसरान हैं उन्होंने बच्चों का इस्तकबाल किया। जी बहुत शुक्रिया राना आंसर। हम भी ये पेट्रोलिंग टीम जो थी और उनके जो अब्दुल वहाब हैं उनको हम यहाँ से कहना चाह रहे थे कि आपने घर नहीं जाना, क्या क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर वो आयशा भट्ट आ गई, उन्होंने बता दिया कि घर में हूँ रूल्स। लेकिन बेसिकली दोनों ही ये कहना चाह रहे थे कि क्रिकेट की जीत हुई है, चाहे वो अब्दुल वहाब हैं या आयशा भट्ट हैं। अच्छा मैच। हमें ना ऐसी रिलेशनशिप और ऐसे कपल्स बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसी फैमिलीज जहाँ एम्पावर्ड हैं दोनों मियाँ बीवी, और इतना गुड फेथ पे एक मैच भी खेला गया और हार के भी जीत जाते हैं। हाँ जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा। ब्रेक के बाद वापस आ। नाइस। अच्छा, अभी जिस खबर के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, ऐसी खबरें हमें बड़ी एक पॉजिटिव फीलिंग देती हैं, हमें प्रोग्रेशन एक नज़र आती है कि हमारी जो सोसाइटी है वो एक्सेप्टिंग सोसाइटी है। और इस सिलसिले में पंजाब पुलिस ने एक इंतहाई खुशाइंद कदम उठाते हुए ख्वाजा सरा को पुलिस में तैनात कर दिया है। ज़नाया चौधरी की पहली ख्वाजा सरा हैं जो पंजाब पुलिस में तैनात हुई हैं। ज़नाया चौधरी पुलिस में बतौर विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर काम करेंगी। इनका ताल्लुक लाहौर से है और वो लिबर्टी चौक में वाक़ पुलिस खिदमत मरकज़ में तैनात हैं। पंजाब पुलिस में ख्वाजा सरा की तैनाती हमारी सोसाइटी के लिए उम्मीद की किरण है, वो हमारे साथ भी मौजूद है। ज़नाया, क्या हाल है आपका? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत मुबारक हो आपको, ये बड़ा ब्रेक थ्रू है ख़ासतौर पे आपकी कम्युनिटी के लिए भी और वैसे भी पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए। यकीनन आपने
आपने बड़ी मेहनत की होगी। हमेशा से आप क्या पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती थी या फिर कोई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में कहीं भी आप हो सकें, ये आपका ख्वाब था? थैंक यू सो मच सबसे पहले जियो का जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। उसके साथ साथ आई रियली वांट टू थैंक्स टू पंजाब पुलिस एंड आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर हु लाइक टेक अ स्टैंड कि उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए और एक सोसाइटी में और एक पुलिस के में जो एक गैप होता है उसको फुलफिल करने के लिए ट्रांसजेंडर पर्सन को ही प्रॉपरली उनको हायर किया। और जो कि आपका क्वेश्चन एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऑफकोर्स यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी ऐसी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ख़वातीन और बहुत ऐसे ख्वाजा सारा मर्द भी हैं जो कि पुलिस में आना चाह रहे थे, लेकिन अगेन ड्यू टू जेंडर वो नहीं आ पाते थे। और उनको इतना अगेन मुझे भी बहुत ज़्यादा होता था कि मैं पुलिस ज्वाइन करूँ। अगेन फिर यही चीज़ होती थी बार बार कि हम लोगों को कहाँ पे एक्सेप्टेंस ही नहीं है, तो किस तरह से पंजाब पुलिस के अंदर हम लोग शमूलियत हासिल करेंगे। तो यहाँ अब हम एज अ विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर में काम कर रही हूँ पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में, जो कि इस टाइम पे पुलिस खिदमत मरकज़ में ही सेंटर मौजूद है। और हम लोग डिफरेंट जो जितने भी वनरेबल कम्युनिटीज़ हैं हम उन सब लोगों को एम्पावर करने के लिए, और ना सिर्फ ओनली क्रिमिनल जो ऑफेंस होते हैं उनमें, बल्कि हेल्थ वाइज या फिर किसी भी किस्म की कोई भी उनको मसले मसाइल होते हैं तो हम उन लोगों को हेल्प आउट करते हैं। अपनी ज़नाया, हम बड़े क्यूरियस हैं, आपका जर्नी भी जानना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं। और क्योंकि हम जितना सुनते आते हैं बड़े चैलेंजेस होते हैं, स्कूलिंग भी। आपकी सक्सेस को देखते हुए लगता है कि आपके साथ आपकी फैमिली सपोर्ट थी? बिल्कुल ये गलत नहीं है, और मैं अपनी वालदा को जो इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेडिट देती हूँ। उन्होंने बहुत ज़्यादा मसले आए स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट मतलब हर जगह पे अलग अलग चीज़ें होती थी। और आई ऑलवेज टॉक टू माई मदर एंड माई स्मॉल सिस्टर एज वेल, सो शी इज़ लाइक दे आर वेरी वेरी कोऑपरेटिव। और अगेन मसले तो होते हैं, फैमिली में भी इश्यूज आते हैं, आपकी जो रिलेटिव्स होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पिंच करते रहते हैं, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं होती। बट अगेन फैमिली के अंदर स्पेशली माई मदर और अब जो है मेरे फादर भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और खुशी होती है। हाँ यस, मेरी जो स्कूलिंग है वो बीकमस्टर हाई स्कूल से मैंने अपनी मेट्रिकुलेशन की, उसके साथ साथ फिर सुपीरियर कॉलेज में पढ़ी, और फिर स्टेप इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन से मैंने अपनी टेक्सटाइल फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री में कंप्लीट करी। तो वो पढ़ तो रही हूँ फिर, और अभी मुझे आगे भी है कि आगे आगे चीज़ों में जाती रहूँ। और अब तो चूँकि पुलिस में तो आए थॉट के मुझे लॉ में जाना चाहिए था, तो मुझे ऑफेंस भी पता चलते रहते कि कौन से क्या क्या। वेल इट्स नेवर टू लेट, आप तो माशाल्लाह काफ़ी कुछ अचीव कर सकती हैं और ये नॉलेज एक्वायर कर सकती हैं। आपसे जानना चाहता हूँ, अब पंजाब पुलिस में आप तैनात हैं, विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर के तौर पे आप काम कर रही हैं, अब आपका टारगेट क्या है? आपने गोल क्या सेट किया है मजीद? गोल्स जो में है वो सबसे ज़्यादा तो ये है कि कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए, कि जितने भी आई ऑलवेज बिलीव के whether it is a government sector or a private sector, जब तक कम्युनिटी की जो विजिबिलिटी नहीं होगी, इंटरेक्शन नहीं होगा सोसाइटी में, एक पॉजिटिव मेरे ख्याल में अच्छा आवाज़ हम तक नहीं पहुँच रही उनकी, और हम मज़ीद उनसे बात करने चाहेंगे। और यकीनन ये हमारी सोसाइटी के लिए उम्मीद की किरण है, ज़नाया चौधरी जैसी जो पंजाब पुलिस में तैनात हैं। और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ना मुबशर, बल्कि मैं आपको भी बताऊं, अच्छा जी ज़नाया अब हमारे साथ आ गई है। सॉरी ज़नाया, आपसे कनेक्शन ज़रा ऑफ हो गई थी और आवाज़ आपकी नहीं आ रही थी, कंटिन्यू कीजिए। जी जी, मैं यही कह रही थी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो कम्युनिटी की विजिबिलिटी है, और जो कि अभी तक विजिबिलिटी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट सोर्सेज में कहीं ना कहीं नज़र आ रही थी कि फंक्शंस कर रहे हैं, प्रॉस्टिट्यूशन है या बैगिंग है, या मतलब इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। वो इसी वजह से क्योंकि हम लोगों ने कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए कभी उनको जॉब्स में उनको शामिल नहीं किया, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी है। जब हम लोग अपॉर्चुनिटीज देंगे, सीरियसली यू पीपल कैन सी लाइक वी पीपल हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमेन एंड अ मेल एज वेल। तो हम लोग तो बहुत अच्छे तरीके से, दोनों तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, चीज़ों में आगे लेके चल सकते हैं। लेकिन आप तो, ज़नाया आप अपनी कम्युनिटी में ट्रांसजेंडर्स में ही ज़रा बताएं, ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है ये मिल जाती है आराम से आपके दोस्तों में?
या फिर ये रेयर केस है जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है? अच्छा नहीं, इसमें आई रियली वांट टू एड्रेस एज वेल कि पंजाब जो पुलिस है उन्होंने ना सिर्फ मुझे बल्कि इस तरह से और जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं पूरे पंजाब में डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑलमोस्ट 40 जो ट्रांसजेंडर पर्सन को उन्होंने ऑन बोर्ड किया है और वो अपनी फैसिलिटीज को इसी तरह से देंगे और डिजिटल दे भी रहे हैं। और ये यूनिफॉर्म वाली चीज़ और ये चीज़ एक बहुत एक्सेप्टेंस और वाली चीज़ आती है और एक आपको एक ना अलग से फील आती है। सो ये अभी आगे इंशाल्लाह आप और भी ज़्यादा चीज़ें देखेंगे। बल्कि इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ ऐड करती चाहूँ कि सिर्फ और सिर्फ एज ए विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर ही नहीं बल्कि अब पंजाब पुलिस के अंदर उन्होंने डिपार्टमेंट ने ये भी कोशिश की है कि डिफरेंट स्किल्स जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जो है ऑलरेडी जिनके पास हैं या जिनको और पॉलिश होने की ज़रूरत है तो उनको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्ट करा के उन लोगों को उनकी स्किल्स को इन्हांस करके उन लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो बैगिंग है या प्रोसिक्यूशन है और कितनी चीज़ें उन सब लोगों चीज़ों से हटा के। अच्छा ज़नाया, बतौर विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर किन किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ता है और इस दौरान क्या एक्सपीरियंस रहा है, प्लीज़ वो भी शेयर। और जिनसे आप इंटरेक्ट करती हैं वो आपको एक्सेप्ट मतलब वो सीरियसली लेते हैं दैट यू आर डूइंग योर जॉब, क्योंकि आगे लोगों का पता भी नहीं होता ना वो किस तरह रिएक्ट करें। बिल्कुल, शुरू में तो बहुत ज़्यादा मसला हुआ, इवन के डिपार्टमेंट के अंदर भी लोगों को बहुत ज़्यादा रहा कि अब ट्रांसजेंडर पर्सन ये हैं और ये इसमें से काम करेंगे और ये क्या काम करेंगे, ये कहीं ना कहीं लोगों का माइंडसेट थोड़ा सा रहा। लेकिन अगेन जब हम काम कर रहे होते हैं और अपनी चीज़ें एक पॉजिटिवली और स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जाएं अपना काम बताएं और उनसे कहें। और ना डिपार्टमेंट वाइज भी मैं सीरियसली आई रियली वांट टू एड्रेस कि जो मेरे सीनियर ऑफिसर्स हैं स्पेशली सैयदा शहरबानो नकवी, हमारा अतर मैम, हमारा शराजी, मतलब ये इस तरह के ऐसे ऐसे नाम है जो मैं कभी भी जिंदगी में नहीं भूल सकती। हमेशा इनकी जो जिन्होंने भरपूर सपोर्ट है, आईजी साहब की सपोर्ट है, वो हमेशा पीछे रही है, जिसकी वजह से जितने काम हम लोग जाते रहे हैं और हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जितने जो स्पेशली जिस तरह से बच्चियों के बहुत ज्यादा हरासमेंट के केसेस आए हैं और वो हम लोगों ने उन लोगों को एड्रेस करके और उनको पूरा हम लोगों ने केस को बड़े अच्छे तरीके से हम लोग लेके गए हैं। तो हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो भी इससे बड़े खुश हुए थे कि मतलब ना कि सिर्फ ओनली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बल्कि और भी जितने पर्सन डिफरेंट डिसेबिलिटी के लोग हैं, बैगर्स हैं, स्ट्रीट का क्राइम रिलेटेड जो हमारे पास जो लोग आ रहे होते हैं, जो बच्चियां आ रही होती हैं स्पेशली, उसके साथ साथ जो शादी से जिस तरह से खौफशुदा होती हैं, वो मतलब शादी नहीं करना चाहती, जोर ज़बरदस्ती से उनकी शादियां हो रही होती हैं और उसके साथ साथ बच्चों के साथ ज्यादती, वाजा सारा कम्युनिटी के साथ उनको हरासमेंट या वायलेंस, रेप का उनका होना, इन सारी चीज़ों को ही हम लोग फैसिलिटेट करें। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं मेंशन करती चलूँ कि ना सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंस बल्कि हेल्थ वाइज भी हम लोगों ने जो मेडिकल से रिलेटेड जितने हैं, जिस तरह से पंजाब एक कंट्रोल प्रोग्राम उनको ऑन बोर्ड लेके हेल्थ फैसिलिटीज़, HIV से रिलेटेड स्क्रीनिंग वगैरह और उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ जो पर्सन डिफरेंट एबिलिटी के लोग हैं उन लोगों को हम लोग जैसा व्हील चेयर हो गई या फिर और किसी भी किस्म की कोई भी उनकी हेल्प मतलब हम जो भी हम कर सकते हो। और बल्कि यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करती चलूँ, ये पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ तो कायम किए गए हैं बल्कि इसके साथ साथ अब मिसाक मरकज़ भी हैं जो कि रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोगों को भी सपोर्ट और हर तरह की उनको भी फैसिलिटीज जो होती हैं। ज़नाया, वी मस्ट से कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आपकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, आप रिप्रेजेंट कर रही हैं अपनी कम्युनिटी को जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्चुअली काम होता है। सो वी वांट टू विश यू लक और अच्छा ही रहे हमेशा। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया ज़नाया। और यकीनन पंजाब पुलिस को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया, इंतहाई। उन्होंने एक ब्रेक दी है, एक ओपनिंग दी है, अदरवाइज बहुत से और भी इदारे हैं जो हम यहाँ इनकरेज करना चाहेंगे कि आप ट्रांसजेंडर्स को दें, मौका दें। अदरवाइज फिर ये कंप्लेन करना कि जी उनके एक दो ही किस्म के काम है, उनके एक दो किस्म के काम इसलिए हैं क्योंकि आप लोग उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे। तो वी नीड टू ओपन अप अ लिटिल एज वेल। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद गज़ा की सूरत हाल पर हम बात करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कहा गया है कि गज़ा में जारी जंग में UN इमदादी इदारे के 88 अरकान मारे जा चुके हैं और गज़ा में बमबारी के बायस इमरजेंसी सर्विस के एहलकार कुछ इलाकों तक नहीं पहुँच सके। ये अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जबकि आज
2 अफराद जबालिया कैंप में शहीद हुए हैं। ये भी अरब मीडिया ने रिपोर्ट किया है और कहा है कि गजा पर आज सुबह मुसलसल इसराइली बमबारी में कम से कम 27 फ़लस्तीनी शहीद हो। तो ये एक्चुअली एक रोज़ की कहानी बन गई है और अगर हम कुछ घंटों बाद आपसे बात करेंगे तो इसमें डेफिनेटली इजाफा हुआ होगा। सैडली आई वुड से इजराइल की गजा पर और ये दिन ब दिन बढ़ रहा है सिलसिला। जी, ऑलमोस्ट 7 अक्टूबर से जारी मुसलसल बमबारी में शुमाली जो गजा है उसको बिल्कुल आप देख लें, आपके सामने विजुअल्स भी हैं, खंडर बन चुका है। ऑलमोस्ट क्या 1 महीना हो चुका है इसको और आज रात को भी गजा पर बम बरसाए गए थे और बड़े पैमाने पर जानी नुकसानात का खदशा जाहिर किया जा रहा है और कुछ तो हमने ऑब्वियसली अपडेट अभी आपको दे ही दी है। अब तक गजा में शहादतों की तादाद जो है वो 9,770 से ज़ायद हो चुकी है। अब ये वो फिगर्स हैं जो कि ऑब्वियसली पता चल जाता है, अदरवाइज देयर आर सो मेनी पीपल जो कि मिसिंग हैं, तो उसमें आप सोच ही लें कि कितना इजाफा हो सकता है इस फिगर में। इमारतें जो हैं वो मलबे का ढेर बन गई हैं। गजा का 1 माह में तीसरी बार दुनिया से राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ है, जिसमें टेलीफोन लाइंस, इंटरनेट वगैरह जो है ये सब कुछ मुअत्तल हो चुका है। इजरायली बमबारी ने बेघर फ़लस्तीनियों की पनागाहों को भी नहीं बख्शा। अंदाज़ा करें जिन कैंप्स में वो रहते हैं उन पे भी ये जो है बम बरसा रहे हैं और फिर ये कहते हैं, खैर ये लोग तो इतना कहते भी नहीं है कि हम पब्लिक को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इनके सामने कुछ भी आ जाएगा तो ये उड़ाने को राजी हैं। इजरायली फ़ौज और फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकार तंजीम हमास में लड़ाई की भी खबरें आ रही हैं और उधर इंतहा पसंद इजरायली वज़ीर जिनका नाम है एमीचाई एलायाहू ने एक इंटरव्यू में फ़लस्तीनियों को आयरलैंड या किसी सहरा में चले जाने का मशवरा दिया। अंदाज़ा करें ज़रा। और गजा पर एटम बम गिराने की धमकी दी है। मुबस्सिरीन का मानना है कि इसराइल के गजा जारियत की वजह अमरीका और मगरबी ताकतों का इसराइल का साथ देना है। यही वजह है कि अमरीका और यूरोप के अवाम बड़ी तादाद में एहतजाज के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं। अमरीकी दार हुकूमत वाशिंगटन में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ इंसानों का समंदर उमड़ आया है। जो बाइडन के खिलाफ और फ़लस्तीनियों की हिमायत में नारे लगाए गए। अमरीका के बानी के मुजस्मे पर फ़लस्तीनी मफलर लपेट दिया और इसके अलावा लंदन, पेरिस, बर्लिन, ओस्लो समेत दीगर शहरों में भी बड़े मुजाहरे किए गए। आलमी ताकतें गजा बर्बरियत पर भले इसराइल के साथ हों पर इन ममालिक की आवाम नहीं। अमरीका से ऑस्ट्रेलिया तक लाखों लोग हम इस वक्त स्क्रीन पर मनासिर भी दिखा रहे हैं, इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अफसोस के इनकी हुकूमतें चुप साधे बैठी ये जो बात है ना नस्लकुशी का तमाशा देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप दुनिया के बहुत से बड़े बड़े शहरों में देखें लाखों की तादाद में लोग निकल रहे हैं, लेकिन उन मुल्कों की पॉलिसीज कुछ और कर रही हैं, तो उन लोगों को सुनना भी बहुत ज़रूरी है। एक विटनेस किया अब्दुल्ला सुल्तान, आपको पता है आजकल यूएस में है, और एक प्रोटेस्ट, एक मार्च जो है उन्होंने खुद विटनेस की और वहाँ से रिपोर्ट भी किया फ्रॉम पोर्टलैंड यूएसए। देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम हुमा और मुबश्शिर, थैंक यू फॉर कवरिंग अप फॉर मी। मैं इस वक्त अमरीकी शहर पोर्टलैंड ऑरेगन स्टेट में मौजूद हूँ और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरह यहाँ भी लोग गजा की सूरत हाल पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। मेरे पीछे एक बड़ी रैली है जो पोर्टलैंड ऑरेगन स्टेट का एक बड़ा शहर है उसके डाउनटाउन एरिया में लोगों ने निकाली हुई है। यहाँ पर लोग फ्री फ्री पैलेस्टाइन और फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे बुलंद कर रहे हैं और ना सिर्फ ये मंजर पोर्टलैंड ऑरेगन में नज़र आया बल्कि कुछ दिन पहले वाशिंगटन डीसी में मैं मौजूद था, वहाँ भी लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं और कह रहे हैं कि दुनिया के जो बड़े नुमाइंदगान हैं वो जागें और इस मसले का हल तलाश किया जाए क्योंकि हज़ारों अफराद की अब तक जान जा चुकी है। अब्दुल्ला सुल्तान वहाँ से बता रहे थे और हैरान कुन बात है कहाँ कहाँ मुजाहरे हो रहे हैं, हुकूमतें खामोश हैं, अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे। यही सूरत हाल मुख्तलिफ होती तो हम देखते कि दामाद भी नज़र आ रहे होते और यही तो सारी बात है। एक प्रेशर जो है उसको बिल्डअप होना है ऑल अक्रॉस, जहाँ जहाँ आप हैं प्रोटेस्ट ज़रूर करें बिकॉज इनका असर भी पड़ता है, फ़ायदा भी होता है। आपको बताएं कि गजा में जंग बंदी के लिए अमरीकी शोबिज़ शख्सियात ने सदर बाइडन, जो यूएस प्रेसिडेंट है बाइडन, उनको खुला ख़त भी लिख दिया है और ख़त पर हॉलीवुड के दर्जनों एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उन्होंने दस्तखत किए हैं और उनमें से कुछ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिनमें से मेगा नेम्स हैं जिनके मिलियंस
मिलियंस में सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने इस ख़त पे सिग्नेचर्स भी किए हैं। आर्टिस्ट फॉर सीज़ फायर के उन्वान से ख़त में गज़ा में बमबारी रुकवाने और फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा किया गया है। ये तो खैर हॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं, वैसे जिसका भी कुछ भी इन्फ्लुएंस है, और इन्फ्लुएंस ये है, इन्फ्लुएंस इन नंबर्स होता है। जब सड़कों पे लाखों की तादाद में लोग निकलते हैं तो वो एक बन जाते हैं, और वो प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको बरकरार रखना है। और लेट्स सी कि सदर बाइडन को इन्होंने खुला खत लिखा है, अमरीकी शोबिस शख्सियात का ये कहना, और फिर लाखों की तादाद में अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और दीगर मगरबी ममालिक में, इंग्लैंड में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ। और लेट्स सी कि दुनिया और ये आलमी रहनुमा इस पर आखिर कब तक खामोश रहेंगे, और ये प्रोटेस्ट तो हमेशा से जारी रहे हैं और आज भी ये सिलसिला। अच्छा, ये इस वक्त डिनाउंस करना कि इजराइल क्या कर रहा है, इसके खिलाफ जाना, ये बड़ी मैं कहूँगी करेजियस बात है, बिकॉज आपको पता है कि इन्फ्लुएंस इतना है, ख़ास तौर पे अगर हम वेस्ट की बात करें, वहाँ के अदाकार, वहाँ के मॉडल्स, वहाँ के सिंगर्स, वहाँ के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है इस बात को करना, सपोर्ट करना फ़लस्तीनियों के लिए, बिकॉज दे लूज आउट ऑन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड जॉब्स। तो और इस दौरान इस वक्त उन्होंने ये बड़ा एक फैसला होता है मुबशर, कि आपको पता है कि आगे आपको बॉयकॉट कर दिया जाएगा अगर आपने फ़लस्तीनियों की साइड ली, लेकिन बहुत से हैं वो फिर भी साइड लेंगे। लेकिन इसमें एक और बात करना बहुत ज़रूरी है, अरब ममालिक भी अभी उस तरह खुल के सामने नहीं आए। मुज़ाकरात, जंगबंदी की बात कर रहे हैं, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था अरब ममालिक से, वो अभी तक हो नहीं सका। कुछ कंट्रीज़ हैं, उर्दन है, कतर है, बहरीन है, उन्होंने सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता किए हैं, लेकिन जो अरब ममालिक हैं इनको चाहिए था कि खुल के अपना मुद्दा सामने रखते और बताते कि हमें जंगबंदी फ़ौरन चाहिए, क्योंकि गज़ा इस वक्त जल रहा है। ये ज़्यादा देर नहीं लगेगी एंड द वर्ल्ड विल सी कि आज जो फैसले कर रहे हैं लीडर्स, वो किस तरह, अगर तो उन्होंने सही साइड के साथ साइड ना ली जो कि फ़लस्तीन है, तो ये बड़ा ही भारी पड़ेगा। बिल्कुल, आपसे मुलाकात होती है कल।